हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट और आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास नेशनल इनकम को निकालने के लिए 3 मेथड होते हैं: प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्शन मेथड को हम आउटपुट मेथड भी कहते हैं या वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि नेशनल इनकम को हम शॉर्ट में एनआई कहते हैं। ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप नेशनल इनकम को सॉल्व करने से पहले हमारे साथ जो पार्ट 6 जो हमने वीडियो बनाई थी हमारी चैनल में आप जाना। ठीक, प्लेलिस्ट में जाइएगा, पहले यूट्यूब में सर्च कीजिए बिजनेस विद्या। चैनल में जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाके एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे हमने एक पार्ट 6 बनाया है। ठीक है, जहाँ पे हमने 80% टॉपिक कवर किया नेशनल इनकम का। उसके बाद आप पार्ट 9 आप जब पार्ट 9 भी देख लीजिएगा, जहाँ पे हमने नेशनल इनकम से रिलेटेड 20% टॉपिक को कवर किया है। तो गाइस, जब आप ये दोनों लेक्चर्स देख लेंगे तब आप आज की लेक्चर जो कि पार्ट 10 है, ये आज आप अच्छे से मेरे साथ पढ़ पाओगे। अगर आप डायरेक्ट मेरे साथ देख रहे हो पार्ट 10 और उसमें आपने पार्ट 6 और पार्ट 9 नहीं देखा है, तो गाइस मैं आपको बताऊं, आज आपके सर के ऊपर से सब चीज़ जाने वाला है, क्योंकि आज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक तरीके से वार्निंग है, क्योंकि नेशनल इनकम आपस में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है जो कि हमें पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही लेक्चर में बता पाए। तो उसके लिए हमने 2 लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई थी, पार्ट 6 और पार्ट 9। ये ज़रूर देख लीजिए आप 100%, फिर आज की जो लेक्चर है आपको 100% समझ में आएगी और बहुत ही ईजी होगी। ठीक है, तो गाइस अब मैं आप सभी से एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे नेशनल इनकम जो है ना, हमने एक गुरु मंत्र पार्ट 6 में आप सभी के साथ शेयर किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ पार्ट 6 में। हाँ, ये वाला गुरु मंत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा मतलब पार्ट 6 में हमने एक बताया थी गुरु मंत्र आपको 5, उसमें से गुरु मंत्र था हमारे पास कि जब आपको क्वेश्चन ने बताया नहीं होगा, तो तब आपको जब भी इनकम दिया होगा क्वेश्चन में और आपको ये बताया नहीं होगा कि इनकम क्या है, तो आप उसको हमेशा नेट एट फैक्टर कॉस्ट लोगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, नेशनल इनकम है। ठीक, नेशनल इनकम है ना। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आई मतलब क्या, आई मतलब है इनकम। लेकिन अब हमें हालांकि पता नहीं है कि ठीक है नेशनल इनकम तो पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि भाई नेशनल इनकम के आगे और नेशनल इनकम के पीछे क्या आएगा। ठीक, तो हमारे एक गुरु मंत्र आपको बताया गया था, आपको याद होगा तो, कि जब ऐसा सिचुएशन हो कि जहाँ पे आपको पता नहीं है, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, आपको पता नहीं है कि इनकम दिया है लेकिन आपको पता नहीं उसके आगे और पीछे क्या आएगा, तब आपको हमेशा उससे नेट एंड फैक्टर कॉस्ट लेना है। ठीक, तो हम यहाँ पे अपने आप क्या जोड़ देंगे, नेट, और यहाँ पे हम अपने आप जोड़ देंगे फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक हमारे पास लिखने का तरीका होता है नेशनल इनकम को शॉर्ट में, जिसे हम कहते हैं नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, ये तो गाइस हो गया, आप होपफुली से समझ गए होंगे। ठीक, और मैं हमेशा आपको वार्निंग आज भी दे रहा हूँ, अभी भी दे रहा हूँ कि प्लीज़ पहले की 2 लेक्चर्स नहीं देखी होगी, ज़रूर देखिएगा। अब हमारे पास है गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्शन मेथड की। तो देखिए प्रोडक्शन मेथड क्या होता है। तो अभी हमने बताया नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम का एक सिंबल करके शो करते हैं। तो गाइस, प्रोडक्शन मेथड का एक फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक, ये होता है प्रोडक्शन मेथड में। अब हमने आपको एक लेक्चर बताई थी पार्ट 9 में, हमने यहाँ पे आपके लिए एक लेक्चर बनाई थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने आपको वैल्यू एडेड और वैल्यू आउटपुट को डिस्कस किया था। अब गाइस, ये वाली यहाँ पे देखिए, हमने आपको बताया था कि सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस होता है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट का भी फॉर्मूला होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दोनों सेम है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो, इतना फॉर्मूला, ठीक, ये फॉर्मूला किसका है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक, अब गाइस यहाँ पे आप और एक चीज़ नोटिस कीजिए कि हमने यहाँ पे आपको और एक चीज़ बताई थी कि जो वैल्यू एडेड होता है इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। आपका जो वैल्यू एडेड होता है ये हमेशा डोमेस्टिक इनकम के बराबर होता है, ये हमने आपको सिखा के रखा है। तो यहाँ पे ये जो वी है, ठीक, वी है, इसकी जगह मैं डी आई भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर आप सभी के साथ फॉर्मूला लिखूँ तो ऐसे बनेगा ग्रॉस, ठीक, अब वी ए की जगह, इस वी ए की जगह मैं डी आई लिख रहा हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस। ठीक,
इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब गाइस आपको क्या करना है, अब आपको इसे और इसे आपस में क्या करना है, इनका रिलेशन निकालना है, जो कि हमने आपको पहले पार्ट 6 में बता के रखा है। देखिए नेट और ग्रॉस के बीच में किसका रिलेशनशिप होता है, आप सभी को पता है, डेप्रीशिएशन का रिलेशनशिप होता है। ठीक, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी आपको क्या करना है, जब आप रिलेशन देखोगे उसके बाद आपको ये देखना है कि ये जो सामने जो लेफ्ट साइड में है, ये नेट जो है बड़ा है कि छोटा है, और आप सभी को पता है नेट क्या होता है, हमारे लिए छोटा होता है। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस लिख देंगे। ठीक, अब गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब आपको क्या देखना है, आपको एनआई देखना है और डीआई देखना है। अब एनआई नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में आप सभी को पता है कि एनएफआईए का रिलेशनशिप होता है। ठीक, किसका रिलेशन होता है, एनएफआईए। ठीक, अब वापस से आपको यहाँ पे देखना है कि एनआई जो बड़ा है कि छोटा है, तो आप सभी को पता है कि एनआई क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस लिख देंगे। अब गाइस वैसे ही आपको आखिरी में नजर आना है फैक्टर कॉस्ट और यहाँ पे मार्केट प्राइस। अब ये दोनों के बीच में किसका रिलेशनशिप होता है, ये दोनों के बीच में होता है एनआईटी का रिलेशनशिप। ठीक, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये आप सभी जानते हैं। अब हमें क्या देखना है, फैक्टर कॉस्ट को देखना है कि फैक्टर कॉस्ट छोटा या बड़ा, तो आप सभी जानते हैं कि फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है, तो क्योंकि छोटा होता है तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस की साइन आ जाएगी। तो गाइस अब भी हमारा जो टोटल फॉर्मूला बन गया है प्रोडक्शन मेथड का, तो प्रोडक्शन मेथड का अगर आप टोटल फॉर्मूला निकालेंगे तो ऐसा बनेगा, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। ठीक, और ये चीज़ को आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने निकाला, क्योंकि सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस ICGVAMP होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, VA इज इक्वल टू DI होता है, मतलब वैल्यू एडेड इक्वल्स टू DI डोमेस्टिक इनकम होता है। तो VA की जगह DI लिख दिया और बाकी G भी सेम लिखा, MP भी सेम लिखा, और फिर आपस में दोनों का रिलेशन निकाल दिया, और ये आखिरी ये पूरे फॉर्मूलेस को हमने जोड़ दिया। ठीक, ये तो हो गया गाइस प्रोडक्शन मेथड का। अब गाइस ऐसे ही मैं आप सभी के साथ बताऊंगा इनकम मेथड। तो इनकम मेथड का भी हमने ऐसे शो किया, देखिए नेशनल इनकम का सिंबल नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस मिक्स्ड इनकम। अब आप सभी को पता है कि ये जो फॉर्मूला होता है, ठीक, प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस मिक्स्ड इनकम, ये जो फॉर्मूला होता है आप सभी को पता है, ये नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक, और यहाँ भी आप देख सकते हो कि फॉर्मूला यहाँ भी हमने सेम लिखा है। ठीक, तो गाइस मैं क्या कर दूंगा, इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि देख सकते हैं प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट से लेकर पूरा मिक्स्ड इनकम तक पूरा फॉर्मूला सेम है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट का है। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ भी हमने आपको बताया था कि जो VA होता है, वैल्यू एडेड होता है, ये आपका डोमेस्टिक इनकम के बराबर होता है, जैसे हमने पिछली बार प्रोडक्शन मेथड में किया था। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं VA की जगह हम क्या लिख सकते हैं, DI। तो आप देखेंगे नेट हो गया, VA की जगह हमने DI लिखा और FC भी सेम लिख दिया। ठीक, बस VA की जगह यहाँ पे हमने DI लिखा। अब गाइस क्या करना है, आपको इसको आपको क्या करना है, कंपेयर करके रिलेशनशिप बताना है और प्लस माइनस की साइन लगाना है। तो देखिए एन सेम है तो हम कुछ नहीं करेंगे। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में आप सभी को पता है किसका रिलेशनशिप होता है, NFIA, तो हमने यहाँ पे NFIA लिखा। अब आपको यहाँ पे देखना है कि NI छोटा है कि बड़ा। अब NI बड़ा है तो गाइस इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस की साइन आ जाएगी। ठीक, अब इसके आगे आपको फिर देखना है फैक्टर कॉस्ट दिया है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट दिया है तो सेम है तो हमें कुछ नहीं करना। तो गाइस इनकम मेथड का फॉर्मूला टोटल क्या बन गया, प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस NFIA। तो ये जो टोटल है ये क्या इनकम मेथड का फॉर्मूला है नेशनल इनकम निकालने के लिए। अब गाइस थर्ड हमारे पास है एक्सपेंडिचर मेथड, तो इससे भी हमने सिंबल लिखा नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। तो गाइस इसका ये थोड़ा सा लोगों को कॉम्प्लिकेट लगता है मेथड निकालने में, पर ये भी बहुत सरल है। देखिए इसका फॉर्मूला ये होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम शॉर्ट में PFCE लिखते हैं, प्लस आप उसमें कर दीजिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसका शॉर्ट फॉर्म है GFCE, फिर उसमें आप प्लस कर दीजिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जिसको हम शॉर्ट में GDCF लिखते हैं। तो गाइस ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किस तरीके से निकलता है, इसमें आप चेंज इन स्टॉक प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जिसे हम शॉर्ट में GDFCF बोलते हैं। तो गाइस जब आप चेंज इन स्टॉक और GDFCF को प्लस कर दोगे आपस में तो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल जाएगा। ठीक, और फिर उसमें आप क्या कर देना, प्लस नेट एक्सपोर्ट कर देना, तो आपका गाइस एक फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन अभी भी ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है, अभी हम आप सभी के सामने पूरा फॉर्मूला को इनकम्प्लीट करके बताएंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा देर वेट करना है। अब गाइस यहाँ पे आप देखिए जो चेंज इन स्टॉक है, ये चेंज इन स्टॉक
इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मतलब जब आप क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को आपस में माइनस कर देंगे तो आपका चेंज इन स्टॉक निकल जाएगा। अब और एक यहाँ पे फॉर्मूला आता है हमारे पास नेट एक्सपोर्ट। अब नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, जो भी एक्सपोर्ट की वैल्यू दी होगी और जो भी इंपोर्ट की वैल्यू दी होगी आपस में आप दोनों को वो उसको माइनस करना है, फिर माइनस करके जो आंसर आएगा वो होगा नेट एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे आपको गाइस चेंज इन स्टॉक से रिलेटेड एक बात याद रखनी है, गाइस चेंज इन स्टॉक कह दे या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कह दे या फिर इंक्रीज इन स्टॉक कह दे, तो गाइस आपको हमेशा क्या करना है, प्लस लिखना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस लिखना है। अभी हालांकि कुछ लिखे नहीं है हमने, क्योंकि हमें पता है कि कुछ भी नहीं लिखा है तो हम मानते हैं कि वो प्लस ही है ना। तो कभी भी चेंज इन स्टॉक दे दे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दे दे या इंक्रीज इन स्टॉक कह दे, तो आप यहाँ पे प्लस लेके चलना। अब कभी कभी गाइस एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन ऐसे बोल देता है कि डिक्रीज इन स्टॉक, तो गाइस चेंज इन स्टॉक की जगह आपको वो कह देगा डिक्रीज इन स्टॉक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस की साइन लगा देना है। तो कभी भी जब यहाँ पे डिक्रीज इन स्टॉक दिया रहेगा, है ना, डिक्रीज इन स्टॉक दिया रहेगा, तो आप क्या कर देना, वहाँ पे माइनस लगा देना। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी मुझे आपको बतानी थी। ठीक, अब गाइस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोट करनी है कि यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, वापस से ये फॉर्मूला जो है वापस से लिख के बताता हूँ। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, सेम चीज़ पूरी की पूरी लिखी है, लेकिन सबका शॉर्ट फॉर्म लिखा है। देखिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिर आपको पता है कि ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक आपका कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इसमें चेंज इन स्टॉक प्लस FCF आता है, तो हमने वही लिखा, चेंज इन स्टॉक प्लस FCF जो है उसको प्लस कर दोगे तो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल जाएगा। फिर प्लस आप उसमें नेट एक्सपोर्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी जो हमने यहाँ पे लिखी है उसको हमने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है। तो गाइस सभी पूरी लेक्चर्स में मैं आपके साथ शॉर्ट में लिखते जाऊँगा, क्योंकि मैं अगर आप सभी के साथ सॉल्व करते करते ये पूरी चीज़ लिखते जाऊँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट का में ये लिखूँगा। लेकिन एग्जाम्स में आपको याद रखना है, एग्जाम्स में आपको पूरा फुल लिखना है। ठीक है, आपको ऐसे नहीं लिखना है PFCF, आपको पूरा लिखना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आप शॉर्ट में लिखोगे GFCE तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको पूरा लिखना है, लेकिन मैं अपनी सुविधा के लिए आप सभी के लिए शॉर्ट में लिखूंगा। अब गाइस ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये गाइस ये किसका फॉर्मूला है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है। ठीक, तो यहाँ पे ये जितना फॉर्मूला है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये GDP MP का फॉर्मूला है। अब गाइस आपको वापस से क्या करना है, अब आपको वापस से इसको और इसको आपस में कंपेयर करना है। तो देखिए, नेट और यहाँ पे ग्रॉस दिया है, आपको पता है नेट और ग्रॉस में किसका रिलेशनशिप होता है, डेप्रीशिएशन का। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेप्रीशिएशन लिख देंगे। ठीक, अब आपको ये देखना है कि ये जो नेट है ये छोटा या बड़ा है, तो आप सभी को पता है कि नेट जो है हमारा छोटा है, तो यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया। अब आपको नेशनल इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कंपेयर करना है, तो आपको पता है नेशनल और डोमेस्टिक में NFIA का रिलेशनशिप होता है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे NFIA लिख देंगे। अब आपको देखना है कि नेशनल इनकम छोटा है या बड़ा है, तो आप सभी को पता है कि नेशनल इनकम क्या है, बड़ा है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस का साइन लिख दिया। अब यहाँ पे आपको FC और MP देखना है, तो आपको पता है FC और MP में NIT का रिलेशनशिप होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ पे आपको देखना है FC छोटा है या बड़ा, तो FC छोटा है, तो FC छोटा है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। तो गैस अब ये आपका बन गया कंप्लीट फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड का। ठीक है, तो अगर आपको एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालना है तो ये फॉर्मूला का यूज़ करके आप नेशनल इनकम निकालोगे। और हमारा वहीं पे इनकम मेथड का ये वाला पूरा फॉर्मूला था, इसकी हेल्प से आप नेशनल इनकम निकाल सकते हो इनकम मेथड में, और प्रोडक्शन मेथड का ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, सो गाइस अब मैं आप सभी के साथ क्या करूँगा, क्वेश्चन सॉल्व करूँगा नेशनल इनकम से रिलेटेड। ठीक, अगर आपको भी गाइस ये डाउनलोड करना है PDF, तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप में बोल के आप हमसे ये PDF ले सकते हैं, जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर नोट्स हर वो चीज़ यहाँ पे मिलेगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। गाइस आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी के साथ और एक चीज़ डिस्कस कर देते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में। देखिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन सीधी सी भाषा में होता है परचेज़ करना। कुछ भी चीज़ को जब आप परचेज़ करते हैं उसे हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को समझने के लिए आपको 3 सिचुएशंस में बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि किन किन समय में हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेना है, किन किन समय में इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं लेना है नेशनल इनकम निकालते वक्त। देखिए 3 सिचुएशंस है, तो यहाँ पे आपको हमेशा यहाँ ये याद रखना है कि परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज। अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा कुछ आ गया, या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम A पर्सन, परचेज बी फ्रॉम B पर्सन, तो गाइस इस समय मानते हैं कि ये जो मनोज है ये सिर्फ और सिर्फ
हमारी कंट्री का बंदा है, ठीक है, इंटरनल मतलब हमारी कंट्री का आदमी है, तो उस समय हम क्या करते हैं गाइस, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू को ले लेते हैं, ठीक, नेशनल इनकम निकालने के लिए। लेकिन अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मान लीजिए कि आपको ऐसा लिखा है क्वेश्चन में कि परचेज गुड्स फ्रॉम चाइना, चाइना से हमने सामान खरीदा, तो ये क्या अदर कंट्री की बात कर रहा है, एक्सटर्नल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस समय में इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू नहीं लेंगे। अगर वैसे अगर सिर्फ आपको ऐसा कह दिया कि वी हैव परचेज रॉ परचेज गुड्स, बस इतना आपको दे दिया, ठीक, तो हम मान के चलेंगे कि ये सिर्फ हमारी कंट्री के अंदर ही परचेज हुआ है, तो हम इसकी भी वैल्यू को ले लेंगे, ठीक है। तो गाइस कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा दे देते हैं कि वैल्यू ऑफ आईसी, और आपको ऐसे दे देगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, मतलब वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन में ऐसा कह देगा कि प्राइमरी वैल्यू की प्राइमरी सेक्टर की वैल्यू दी गई है 200, मतलब प्राइमरी सेक्टर के लिए हमने 200 का सामान लिया, सेकेंडरी सेक्टर के लिए हमने 500 का सामान लिया, टर्शरी सेक्टर के लिए हमने 300 का सामान लिया, तो टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना होगा, टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा 1000 रुपीज़। तो इस तरीके से दिया जाता है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हमेशा आपकी कंट्री के अंदर के जो भी परचेस करोगे वो रिकॉर्ड होगा, जैसे यहाँ पे इंटरनल हुआ, यहाँ पे इंटरनल हुआ, लेकिन अगर बाहर की कंट्री से आप कुछ चीज़ खरीद रहे हो तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप 100% रेडी हो गए हैं सारे नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक। जो भी पार्ट्स है वो आप देख लीजिए, पिछले के सारे जो मैंने आपको बताया, पार्ट 6 और शायद पार्ट 9 था, उसके बाद पार्ट 10 में आपने हमारे साथ फॉर्मूला भी सीखा। तो गाइस ज़रूरी नहीं है कि 3 ही फॉर्मूला नेशनल इनकम में आए, नेशनल इनकम को सॉल्व करने के वो 3 फॉर्मूले की हम यूज़ करेंगे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो है आपको नेशनल इनकम का नहीं आता, कुछ और आ जाता है, ठीक। तो कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम आपके साथ पढ़ते जाएंगे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हमने सारी चीज़ को पढ़ लिया है, बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया है, अब हम पूरे रेडी और सब क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो गाइस सबसे पहली चीज़, यहाँ पे नेशनल इनकम के क्वेश्चंस में क्या दिया रहता है, आपको एक क्वेश्चन दिया रहता है, उसके नीचे आपको बहुत सारे आइटम्स दिए रहते हैं, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको पढ़ना है कि हमें क्या पूछा है, और उसके नीचे का बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो आपके लिए यूज़फुल है, और कुछ आइटम ऐसे हैं जिसको आपको इग्नोर करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, और सबसे पहले हमें कह रहा है कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि आप बताइए कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होगा, ठीक। ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। अब गाइस आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है और आपको ये पता लगाना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाइस प्रॉफिट दिया है, रेंट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, रॉयल्टी दिया है, ठीक है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दिया है, तो आपको गाइस समझ जाना चाहिए कि इसमें कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस मिक्स्ड इनकम, क्योंकि आप क्वेश्चन में देखते हो कि ज़्यादा आधे से ज़्यादा चीज़ इस वाले फॉर्मूला से रिलेटेड दी गई है, ठीक, जिसका नाम है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला, ठीक। तो हम क्या कर देंगे गाइस, यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे पूरा वही फॉर्मूला लिख देंगे जो फॉर्मूला नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट प्लस रेंट। सो गाइस आप देख सकते हैं हमने पूरा फॉर्मूला लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला आप सभी को पता है, ये जो फॉर्मूला हमारा नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट का है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये फॉर्मूला जो है नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट का है, लेकिन आपको पता है कि जो वैल्यू एडिट होता है ये हमारा बराबर होता है DI के। तो हम क्या कर देंगे, इस VA की जगह लिख देंगे नेट, इस VA की जगह लिख देंगे डोमेस्टिक इनकम, और FC भी सेम लिख देंगे, ठीक। अब गैस अभी जैसा हमने सीखा था फॉर्मूला बनाने समय कि रिलेशन आप वापस से निकालिए, तो देखिए D और N, ठीक है, इस D और N में आपको पता है कि किसका रिलेशनशिप होता है हमारा, यहाँ पे होता है हमारे पास डेप्रिशिएशन का रिलेशनशिप। अब यहाँ पे क्योंकि G बड़ा है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस लिख देंगे, ठीक। अब गैस वैसे यहाँ पे आपको देखना है कि डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा कि दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे दिया मार्केट प्राइस और यहाँ पे दिया फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब आपको पता है कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में NIT का रिलेशनशिप होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, ठीक। अब यहाँ पे MP क्योंकि बड़ा है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस लिख देंगे। तो गाइस अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से पूरा फॉर्मूला लिखते जाना है। प्रॉफिट की जगह आप लिख दीजिए 25, ठीक। ऐसे करके आप जो भी वैल्यू दी हुई है आप वो सारी वैल्यू को यहाँ पे लिख दीजिए। अब गैस यहाँ पे हमने देखा कि रॉयल्टी का हमने ₹5 लिखा। अब गैस यहाँ पे COE है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे देखिए हमने रॉयल्टी के बाद प्लस लिखा। अब गैस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन आपको पता है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो होता है वेजेस एंड सैलरी प्लस कंपनसेशन इन काइंड प्लस एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन प्लस प्राइवेट पेंशन। तो ये जब 4 चीज़ें आप प्लस कर दोगे तो आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ निकल जाएगा। तो अब आपको बस यहाँ पे देखना है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस हमें वेजेस एंड सैलरीज दिया है, तो वेजेस एंड सैलरीज कितना दिया, हमें 170 दिया है, ठीक। अब हमें क्योंकि कंपेंसेशन इन काइंड नहीं दिया है तो आप 0 कर दीजिए, ठीक। अब उसके बाद आपको यहाँ पे देखना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन करके दिया है, देखिए एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन करके दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30,
ठीक, अब यहाँ पे हमें प्राइवेट पेंशन भी नहीं दिया है, तो उसका मतलब है वहाँ पे ज़ीरो दिया है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके आगे आपको गाइस क्या करना है, मिक्स्ड इनकम खोजना है। तो देखिए मिक्स्ड इनकम भी आपको आ, दिया होगा या नहीं, एक बार हम खोज लेते हैं। तो हमें मिक्स्ड इनकम गाइस दिया नहीं है, ठीक है, तो उसको भी आप छोड़ दो, ज़ीरो मान लो। अब यहाँ पे आप देखिए मिक्स्ड इनकम हो गया। अब इसके आगे हमें प्लस डेप्रीशिएशन भी ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, आपको पता है इसका मतलब होता है डेप्रीशिएशन, तो प्लस हमने 34 कर दिया। अब उसके आगे आप क्या करना है, डेप्रीशिएशन प्लस एनआईटी करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो गाइस आपको पता है कि जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है हमें यहाँ पे दिया गया है, तो हमने यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी लिख दिया। तो गाइस फॉर्मूला आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक, उसके हिसाब से हमें वो लिखना है, और फिर हमें क्या करना है, वो दोनों का रिलेशनशिप निकालना है और पूरा फॉर्मूला बनाना है। फिर जो जो वैल्यू दी हुई है उसको लिखना है, और जो जो नहीं दिया होगा, जैसे हमें मिक्स्ड इनकम नहीं था तो हमने जीरो मान लिया। जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में सिर्फ आपका वेजेस एंड सैलरीज दिया था तो हमने उसको लिखा, कंपनसेशन काइंड नहीं दिया तो हमने जीरो मान लिया, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन दिया तो उसे 30 मान लिया, प्राइवेट पेंशन नहीं दिया तो उसे जीरो मान लिया, और फिर क्लोज कर दिया। ठीक, प्लस हमने 34 डेप्रीशिएशन का ऐड किया, प्लस 38 एनआईटी ऐड किया। तो जब आप इसका निकालेंगे तो गाइस आपको क्या मिलेगा, 332 करोड़ मिलेगा। ठीक है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, हम धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ना, आप सारी चीज़ों को समझते जाएंगे। ठीक है, अब गाइस अब हमें पूछ रहा है कि अब सेकंड पार्ट हमें पूछा है कि आप नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालिए। अब गाइस आपको पूछा है कि आपको नेशनल इनकम निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, अब हम इसे निकालते हैं। तो गाइस सेम, अब हमें क्योंकि पता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक, ये वाला फॉर्मूला, तो गाइस हम वापस से यही वाला फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक, हम यहाँ पे वापस लिख देंगे प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस आपका मिक्स्ड इनकम। ठीक, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, इसको हम बोलते हैं नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, वीए के जगह हम क्या कर देंगे, डीआई लिख देंगे, तो नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, अब वापस से आप कंपेयर कीजिए एन नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे NFIA का रिलेशनशिप होता है, NFIA का रिलेशनशिप होता है। ठीक, आपको पता है कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में NFIA का रिलेशनशिप होता है, क्योंकि NI बड़ा, NP बड़ा है, नेशनल बड़ा है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस ऐड कर दिया। अब यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट सेम है, तो गाइस अब वापस इस पूरी वैल्यू जब आप पुटअप करेंगे, प्रॉफिट का प्रॉफिट, ठीक, तो हम यहाँ पे कर देते हैं, प्रॉफिट की जगह हमने 30 पुटअप किया, रेंट की जगह हमने 10 लिखा, ठीक, इंटरेस्ट की जगह हमने आप सभी का 20 लिखा, फिर हमने रॉयल्टी हमें दिया गया है 5, तो हमने क्या किया, 5 लिखा। उसके बाद हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्योंकि सिर्फ 2 दिया है तो हम वैसे लिख देंगे 170 प्लस 30। ठीक, उसके बाद आपको मिक्स्ड इनकम दी नहीं है तो मिक्स्ड इनकम हो गया 0। अब यहाँ पे गाइस एक चीज़ नोटिस करना है, NFIA जो दिया है ये माइनस दिया हुआ है। ठीक, तो हमने फॉर्मूला के हिसाब से प्लस लिखा, अब NFI हमें दिया है -3, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में कर देंगे -3। ठीक, तो गाइस अब आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको ₹257 करोड़ मिल जाएगा। ठीक, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या क्या रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, जो आपको डाटा दिया है उससे आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर कीजिए, प्रोडक्शन मेथड से भी और इनकम मेथड से। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या क्या रखा है कि जो डाटा दिया है उससे आप प्रोडक्शन मेथड की भी हेल्प से और इनकम मेथड की भी हेल्प से आप क्या कीजिए, नेशनल इनकम निकालिए। तो देखिए गाइस आपको पता है प्रोडक्शन मेथड का क्या फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम निकालने का, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, तो आपको पता है ये पूरा फॉर्मूला होता है, तो हम क्या करेंगे गाइस, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पूरा फॉर्मूला सेम का सेम लिख देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने सारा का सारा फॉर्मूला सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, पूरा जो फॉर्मूला यहाँ था हमने सेम का सेम फॉर्मूला लिख दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस मेरे साथ वैल्यूज पुट करना है। देखिए सेल्स दिया है 15,000। ठीक, अब गाइस यहाँ पे दिया है इंक्रीज इन स्टॉक। मैंने आपको बताया था कि जब भी इंक्रीज इन स्टॉक दिया होगा तो आपको प्लस का प्लस ही लिखना है, तो सिंपल प्लस है, तो यहाँ पे हम इंक्रीज इन स्टॉक दिया है 2000। अगर गाइस इस इंक्रीज इन स्टॉक के जगह दिया रहता है डिक्रीज इन स्टॉक, ठीक, और डिक्रीज इन स्टॉक आपको 2000 दिया रहता है तो हम प्लस की जगह यहाँ पे माइनस लिखते, समझ रहे हो। अब गाइस उसके आगे दिया कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, IC मतलब वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7000। ठीक, अब गाइस इसके बाद आपको दिया है डेप्रीशिएशन, तो देखिए डेप्रीशिएशन दिया गया है, ठीक है, डेप्रीशिएशन दिया है आपको -200। अब यहाँ पे प्लस क्या करना है आपको, यहाँ पे प्लस आपको करना है NFIA। तो देखिए NFIA क्या आपको दिया गया है, तो आपको गाइस NFIA दिया नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख दो। अब क्या आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, तो आपको गाइस नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया, लेकिन आप सभी को पता है
कि देखिए NFI नहीं दिया तो हमने जीरो लिख दिया, यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब NIT आपको पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया है 400, ठीक, और माइनस आप सब्सिडी करते हैं तो आपका NIT निकल जाता है, लेकिन क्या आपको सब्सिडी दिया है? सब्सिडी तो दिया नहीं है, तो ये क्या हो गया? जीरो, ठीक। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका प्रोडक्शन मेथड में निकल जाएगा नेशनल इनकम। सो गाइस आपका कितना निकलेगा? ₹9400 करोड़। तो गाइस ये वैल्यूज़ आपको हमेशा याद रखनी है, वैल्यूज़ ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे लिखा है इन करोड़, ठीक है, करोड़ में वैल्यूज़ दी है, तो आपको यहाँ पे लिखना भी है कि जो भी आंसर आता है उसके आगे आपको रुपीज़ जोड़ना है सबसे पहले, और उसके बाद लिखना है करोड़। अगर यहाँ पे लिखा रहता है लैख, तो यहाँ पे आप लैक्स डालते हैं, ठीक। तो गाइस ये हो गया प्रोडक्शन मेथड से। अब इनकम मेथड से भी हम आपको नेशनल इनकम निकाल के दिखाते हैं। इनकम मेथड, ठीक, प्रोडक्शन मेथड था, अब ये इनकम मेथड। तो आपको पता है इनकम मेथड का कौन सा फॉर्मूला होता है? इनकम मेथड का हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है। तो गाइस आपको क्या करना है, डायरेक्ट पूरी फॉर्मूला को सेम टू सेम कॉपी करना है। तो मैं कर देता हूँ ये पूरा फॉर्मूला, यहाँ भी आप लिखिए। सो गाइस आप देख सकते हैं हमने पूरा फॉर्मूला भी लिख दिया और सारी वैल्यूज़ भी लिख दी, ठीक है, सबको अपनी अपनी वैल्यू में लिख दिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रॉयल्टी नहीं था इसलिए यहाँ पे जीरो लिखा। आप देख सकते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ सिर्फ 3500 लिखा है, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ डायरेक्ट नहीं दिया है, लेकिन उसका एक पार्ट दिया है जिसका नाम है वेजेस एंड सैलरीज। तो सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज दिया, तो हमने सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज को लिखा है, यहाँ पे ऐड किया है, ठीक। अब उसके आगे आपको मिस्ड इनकम भी नहीं दिया था तो ज़ीरो लिखा है, NFI भी नहीं दिया था, ज़ीरो निकला है, ठीक। तो जब आप इसको पूरा ऐड कर देंगे तो आपका निकलेगा ₹9400 करोड़, ठीक। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये कह रहा है कि जो डाटा दिया है उससे आप नेशनल इनकम निकालिए, इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। आपको पता है वैल्यू एडेड मेथड को हम प्रोडक्शन मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले हम इनकम मेथड से निकालते हैं, चलिए, ठीक। इनकम मेथड में आप सभी को पता है हमारे पास ये फॉर्मूला है, सेम टू सेम। इनकम मेथड में हम ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे, सेम टू सेम, ठीक, ठीक। तो गाइस हमने पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। अब गाइस यहाँ पे दिया गया है प्रॉफिट। अब यहाँ पे आपको पता है कि गाइस जो हमारा प्रॉफिट होता है ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स हमने पहले पढ़ के रखा है, ठीक है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम रिटेन अर्निंग भी कह सकते हैं, जैसा भी बोले, तो डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स को हम टैक्स ऑन प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो ये जब 3 को आप ऐड कर देंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही कहानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दिया गया है, हमें उसका टुकड़े टुकड़े दिए गए हैं। देखिए अब जो प्रॉफिट है आपको पता है उसमें डिविडेंड आता है, तो देखिए डिविडेंड दिया है 6000, ठीक। फिर आपको पता है कि उसमें रिटेन्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर रिटेन्ड प्रॉफिट्स कह लीजिए 1000, तो 1000 आ गया, ठीक। अब उसके बाद आपको पता है कि उसमें कॉर्पोरेशन टैक्सेस भी आता है 1200, तो हमने यहाँ पे वो भी लिख दिया। तो ये जो 3 आप जब प्लस कर दोगे तो प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक। अब इसके आगे आपको क्या करना है, रेंट। अब जो जो वैल्यू दी गई है उसको आपको पुटअप करना और आंसर निकालना है। सो गाइस आप देख सकते हैं हमने लिखा फॉर्मूला, सारी वैल्यू पुटअप कर दी, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गाइस मिस्ड इनकम नहीं दिया था, NFI नहीं दिखा था, तो हमने 0 लिख दिया, ठीक है। अब गाइस साथ ही साथ रॉयल्टी भी नहीं दिया था तो वो भी 0 लिख दिया। अब गाइस आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, आपको पता है कि यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी सिर्फ दिया हुआ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का, तो सिर्फ और सिर्फ हमने उसको लिखा। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का बाकी सारे आइटम्स भी होते तो हम वो भी ऐड करते जाते, ठीक। जैसे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज हो गया, साथ ही साथ उसमें प्राइवेट पेंशन प्लस कर दो, साथ ही साथ उसमें आप कंपनसेशन इन काइंड भी प्लस कर दो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें वेजेस एंड सैलरीज दिया था तो सिर्फ और सिर्फ हमने प्लस 20,000 लिखा है, ठीक। तो गाइस जब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा ₹42,200 करोड़। ये इनकम मेथड से हमने निकाला। अब गाइस वैसे वैल्यू एडेड कह दो या फिर प्रोडक्शन मेथड, दोनों क्या है, बराबर है। तो प्रोडक्शन मेथड का आप वापस वो वाला फॉर्मूला लगा दो। सो गाइस आप देख सकते हैं हमने जो प्रोडक्शन मेथड का हमारे पास जो फॉर्मूला है सेम का सेम फॉर्मूला हमने यहाँ भी लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे सेल की जगह 40,000 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इंक्रीज इन स्टॉक हमने बताया था, चेंज इन स्टॉक दिया होगा या इंक्रीज इन स्टॉक दिया होगा, तो दोनों का मतलब सेम है, तो 5000 लिखा। माइनस आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन करना है, ठीक, जो कि दिया नहीं है। यहाँ पे माइनस आप कीजिए 2000 क्योंकि आपको डेप्रीशिएशन दिया गया है, प्लस आपको क्या करना है, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या दिया है आपको, देखिए ये भी नहीं दिया है, तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। इसके बाद गाइस माइनस लिखा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, यहाँ पे आप देखिए इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया है 800, माइनस क्या होता है, सब्सिडी होता है, देखिए सब्सिडी दिया है, तो सब्सिडी आपको क्या है, दिया नहीं है, तो ब्रैकेट लगा दे। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका ₹42,200 करोड़ आएगा आंसर, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में गाइस यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला का हेल्प मतलब हेल्प चाहिए। तो देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको हमने सिखाया था कि क्या क्या चीज़ें कैसे किस तरीके से आती है। अब इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया है ऑपरेटिंग सरप्लस, आपको दिया है 120, ठीक है। आपको ऑपरेटिंग सरप्लस पहले से दिया है 120, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंट और रॉयल्टी भी आपको दिया है, मतलब ये रेंट और रॉयल्टी भी यहाँ पे दिया गया है 30, ठीक। तो गाइस ऐसे सिचुएशन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया गया है पहले से, तो गाइस हम मान के चलेंगे कि ये जो 30 रेंट और रॉयल्टी जो 30 दिया है ये पहले से इस 120 में इंक्लूड है, ठीक। तो इस 120 में आपका ये रेंट और रॉयल्टी पहले से इंक्लूड है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है। तो ये चीज़ तो आप समझ लिए होंगे, ठीक। तो मैं एक बार आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, नेशनल इनकम निकालना है। अब गाइस देखिए यहाँ पे आपको ये नहीं बताया कि नेशनल इनकम कौन से मेथड से निकालना है। तो यहाँ पे आप गाइस इस वैल्यूज़ को देखिए और समझिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। पहले तो यहाँ पे आप लिखिए नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि भाई हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या हम प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन कोई वैल्यू तो दी नहीं गई है ज़्यादा, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इनकम मेथड की बहुत सारी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे क्या है दी गई है, जैसे रेंट रॉयल्टी हो गया, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर वेजेस एंड सैलरीज आता है, ठीक। यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी दिया गया है। तो क्यों ना हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें, है ना, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे इनकम मेथड की दी हुई है। तो हम सीधा सीधा लिखते हैं प्रॉफिट, हम पूरी की पूरी वैल्यू लिखते हैं। तो गाइस देखिए हमने सारा लिख दिया है। अब गाइस मुद्दा ये है कि यहाँ पे आपको पता है कि प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी ये जो चीज़ है ये ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आता है, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया गया है 120, तो इसकी पूरी की वैल्यू आप लिख सकते हैं 120, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रेंट और रॉयल्टी अलग से दिया गया है, इस रेंट और रॉयल्टी आपका वैल्यू अलग दिया गया है, लेकिन हम मान के चलेंगे क्योंकि इस ऑपरेटिंग सरप्लस जब आपको दिया गया है इसका मतलब ये कि रेंट एंड रॉयल्टी उसके अंदर ही मतलब इस रेंट एंड रॉयल्टी का जो पैसा है ये 120 के अंदर ही है, मतलब इस 120 के अंदर ही आपका 30 रुपीज़ पहले से ऐड है, ठीक। तो हम क्या कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ इनकी प्लेस में यहाँ से लेकर यहाँ इनकी प्लेस में सिर्फ 120 लिख देंगे। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में सिर्फ आपको पता है वेजेस एंड सैलरीज आता है, और भी बहुत सारे आइटम आते हैं, लेकिन सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज दिया तो 500 लिख दिया, ठीक। प्लस आपको मिस्ड इनकम दिया नहीं है तो 0 लिख दिया, प्लस NFIA यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -5 है, तो यहाँ पे आप लिख दिए -5। अब जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका वैल्यू आएगा ₹615। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए करोड़ में दिया है तो हम यहाँ पे करोड़ लिख दिए, सिंपल। और गाइस यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि हमने यहाँ पे 615 के नीचे लिखा है कि रेंट एंड रॉयल्टी जो है ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आता है। तो ये चीज़ हमने पहले यहाँ पे हिंट की, और मतलब हिंट या फिर आप नोट करके देख सकते हैं हमने PDF में लिख दिया है, ठीक। अब गाइस हमें क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट कीजिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आउटपुट मेथड की हेल्प से, ठीक है। तो गाइस ये प्रोडक्शन मेथड या आउटपुट मेथड एक ही बात है, आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो गाइस यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ से सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन का आप सभी को पता है फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। वैल्यू एडेड की जगह हम ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस लिख सकते हैं। तो गाइस क्योंकि अब ये अगर कहता कि नेशनल इनकम निकालो तो हम डायरेक्ट का ये का पूरा फॉर्मूला लिख देते, पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख देते, लेकिन इसने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया। इसने बोला कि तुम्हें NDPF से निकालना है, ठीक। इसने नेशनल इनकम को निकालने के लिए नहीं कहा है। तो अब हमने क्या कर दिया, जो आपको हमने रूल बताया कि जो भी चीज़ आपको निकालनी है उसको लेफ्ट में लिखिए। फिर आपको क्योंकि प्रोडक्शन मेथड बोला इसलिए हमने क्या किया, इतनी वैल्यू यहाँ पे लिख दी, ठीक। और इतनी वैल्यू आपको पता है कि ये ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का वैल्यू एडेड की जगह हम DI लिख सकते हैं। तो आप गाइस इन दो चीज़ को आप क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए। N और G नेट और ग्रॉस में किसका रिलेशनशिप होता है, डेप्रिसिएशन का रिलेशनशिप होता है। नेट क्योंकि छोटा है तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। फिर आपको डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपस में सेम है। फैक्टर कॉस्ट और NP में NIT का रिलेशनशिप होता है, लेकिन FC छोटा है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। तो अब यहाँ पे आपको जो जो सेल वैल्यू सब दी गई है ना उसको आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है, तो आपका NDPF से निकल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है और यहाँ पे आपको सेल प्लस चेंज इन स्टॉक करके दिया है। तो गाइस आपने मेरे साथ एक चीज़ पहले भी पढ़ी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला। तो गाइस वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो ये जो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक है इसकी जगह मैं
वैल्यू आउटपुट लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने आपको बताया कि वैल्यू आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, इनकी जगह मैं वैल्यू आउटपुट लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? अब यहाँ पे अब बाकी सारी चीज़ें सेम लिख दो, माइनस आई सी, माइनस डेप्रीशिएशन, माइनस एन आई टी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको दिया है 800, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको दिया है -400, डेप्रीशिएशन देखिए आपको दिया होगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम डेप्रीशिएशन कहते हैं, माइनस एन आई टी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको डायरेक्ट दिया है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, लेकिन आपको पता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट टैक्स दिया है 60 और यहाँ पे माइनस कर देते हैं सब्सिडी 10। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ₹300 करोड़ आपका निकल गया। ठीक, अब गाइस वैसे इनकम मेथड, अब देखिए इनकम मेथड में आपको ये नहीं बोला कि नेशनल इनकम निकालो इनकम मेथड की हेल्प से, बस आपको ये कह के रखा है कि तुम बताओ नेट नेशनल प्रोरेटेड फैक्टर कॉस्ट इनकम मेथड की हेल्प से कैसे निकलेगा। तो देखिए हमारे पास इनकम मेथड में गैस यहाँ तक का फॉर्मूला आपको पता है कि प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस मिस्ड इनकम नेट नेशनल एडेड एट फैक्टर कॉस्ट होता है, तो वही चीज़ हम लिख देंगे। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस सीओई प्लस मिस्ड इनकम प्लस एनएफआईए। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पे आपको नेशनल इनकम नहीं पूछा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर नेशनल इनकम पूछता तो हमें पूरा फॉर्मूला लिख दे, लेकिन यहाँ पे हमें नेशनल इनकम पूछा नहीं है, हमें पूछा है कि तुम NNPFC नहीं निकालो इनकम मेथड की हेल्प से, इसलिए हमने सिर्फ इतना फॉर्मूला लिखा। ठीक, अब यहाँ पे आप जानते हैं कि इतने फॉर्मूले का प्रॉफिट से मिस्ड इनकम को हम नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, तो वहाँ भी हम यहाँ लिख देंगे नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। वी की जगह हम DI भी लिख सकते हैं। अब आपको गैस रिलेशन लिखना है, देखिए N और N सेम है, कुछ नहीं करना है। NP में पता है आपको रिलेशनशिप आता है NFIA का, क्योंकि NP था इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा। FC दोनों सेम है। ठीक, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तो अभी अब सिर्फ सीधा सीधा जो वैल्यू दी गई है उसे डालना है और फिर इसका आपको आंसर निकल जाएगा। ठीक, तो गाइस अब हम क्या कर देंगे डायरेक्ट, यहाँ पे गलती से हमें NFIA लिख दिया था, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको हमने आपको पता है NFIA किस तरीके से निकलता है। ठीक, अब हम गाइस वैल्यू पुट कर दिए, देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको रेंट और रॉयल्टी दिया था, ठीक, और इंटरेस्ट और प्रॉफिट दिया नहीं था, तो हम 0 माने और 40 और 20 रेंट और रॉयल्टी का लिख दिए। फिर आपको COE में आपको पता है कि वेजेस एंड सैलरीज आता है, साथ ही साथ आपका आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन आता है 10 रुपये, तो उसका हो गया, प्लस आपको मिस्ड इनकम भी दिया गया है, यहाँ पे देखिए मिस्ड इनकम 120 है। अब गाइस आपको पता है NFIA कैसे निकलता है, इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड। तो यहाँ पे देखिए इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड 10 दिया है, इनकम पेड टू अब्रॉड माइनस मतलब 20 दिया है, तो यहाँ पे -20 आ गया। ठीक, तो जो चीज़ आपको हमने पहले लेक्चर्स में बताया है वही सेम चीज़ को अप्लाई किया है, तो इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा गाइस ₹290 करोड़। ठीक, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम निकालिए इनकम मेथड से। अब देखिए यहाँ पे नेशनल इनकम कहा है, इनकम मेथड से कहा है, तो गाइस हम सेम का सेम फॉर्मूला लिखेंगे। लेकिन कभी कभी अगर ऐसा, जैसे पहले वाले की सिचुएशन, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वो सिर्फ आपको कहा था इनकम मेथड से निकालो, लेकिन कुछ और निकालने को कहा था, इसलिए हमने सिर्फ इतना क्वेश्चन को लिखा। ठीक, इतना क्वेश्चन को, अगर आपको वही यहाँ पे प्रोडक्शन मेथड में भी हमसे पूछा था कि कुछ और निकालो और प्रोडक्शन मेथड की हेल्प से निकालो, इसलिए सिर्फ हमने इतना पार्ट लिखा था, फिर रिलेशन करके निकाल दिया था। ठीक, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि इनकम मेथड आउटपुट से निकालिए, तो हम फटाफट निकाल देते हैं। अब तो सारा चीज़ ईजी है, पहले हम इनकम मेथड से कह रहे हैं तो इनकम मेथड की हेल्प से निकालते हैं। ठीक, पूरा सेम फॉर्मूला टाप दो। सो गाइस आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक, बहुत सरल था, सेम फॉर्मूला लगाया, जो वैल्यूज़ दी थी लिख दी, प्रॉफिट दिया था, रेंट दिया था, इंटरेस्ट दिया था, रॉयल्टी दिया नहीं था 0, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्ट दिया था हमें 170, 200 दिया था हमें मिस्ड इनकम, और NFI आपको पता है कैसे निकलता है, इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड जो 10 दिया था माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड जो -15 दिया था, सॉल्व करोगे तो आपको 460 निकल जाएगा। ठीक, ये तो गाइस हो गया इनकम मेथड से। अब हम प्रोडक्शन मेथड की हेल्प से निकालते हैं ठीक है, तो सेम पूरा फॉर्मूला जो हमने प्रोडक्शन मेथड का आपको निकाला बताया था, वो पूरा फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक गाइस, तो देखिए पूरा का पूरा फॉर्मूला हमने लिख दिया है। अब सिंपली आपको क्या करना है, बस वैल्यूज़ को क्या करना है, पुटअप करना है। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, आपको पता है कि ये वैल्यू आउटपुट होता है। ठीक, ये क्या होता है, वैल्यू आउटपुट होता है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर से 1000 आए और वैल्यू ऑफ आउटपुट अदर सेक्टर से 400 आए। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या क्या रखा है कि वैल्यू आउटपुट प्राइवेट सेक्टर से 1000 आया है, ठीक है, और अदर सेक्टर से 400 आया है। तो गाइस वैल्यू आउटपुट क्या आ गया, टोटल हमारे पास 1400 आ गया, क्योंकि आपको पता है वैल्यू आउटपुट
इक्वल्स टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। लेकिन ये अलग अलग सेक्टर से है, देखिए प्राइमरी सेक्टर से 1000, अदर सेक्टर से 4000, तो दोनों का हमने वैल्यू आउटपुट प्लस कर दिया और 1400 लिख दिया, माइनस आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो देखिए गाइस, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब जो भी चीज़ आप परचेस करते हो, ठीक है, उसे हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। तो देखिए हमने क्या क्या परचेस किया, परचेस प्राइमरी सेक्टर से 500 किया है, रॉ मटेरियल परचेस किया अदर सेक्टर से 300, तो गाइस इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक, तो यहाँ पे 500 किया है प्लस 300 किया है, तो ये हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस आपको डेप्रिसिएशन 55 दिया है। NFI आपको पता है किस तरीके से निकलता है, इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड। NIT आपको पता है किस तरीके से निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया है 100, माइनस आप उसमें कर दो सब्सिडी पूरा कर दोगे तो आपका निकल जाएगा ₹460 करोड़। ठीक, तो गाइस वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल प्लस चेंज इन स्टॉक होता है। ठीक, तो उसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्योंकि अब आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में अलग अलग दिया था, तो हमने ये दोनों का आपस में प्लस करके टोटल 1400 यहाँ पे लिख दिया। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें रखनी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब जो भी चीज़ हम परचेस करते हैं उसे हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ परचेस किया 500 प्लस 300। ठीक, तो हमने दो चीज़ यहाँ पे परचेस की है, तो हमने यहाँ पे 500 प्लस 300 हमारे पास 800 होगा। तो इस तरीके से गैस निकाल लिया। 7, तो गैस क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपको एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट कीजिए नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को देखोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी चीज़ जो दी गई है ये कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर मेथड का चीज़ दिया गया है। देखिए जैसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन दिया है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन दिया है, ठीक, डोमेस्टिक इनकम वाला आपको दिया है, ग्रॉस वाला चेंज इन स्टॉक उसके अंदर दिया है, ठीक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिया गया है। तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर मेथड से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो सिंपल भाषा में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखना है, निकालना क्या है वो चीज़ को हमने आपको बताया था, लेफ्ट तरफ लिखिए NNP FC निकालना है। अब ज़्यादा चीज़ एक्सपेंडिचर मेथड का दिया गया है, ठीक, तो हम क्या कर देंगे गाइस, सिंपली एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला पुट कर देंगे, ये वाला। ठीक, अब गाइस एक चीज़ को गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमें नेशनल इनकम निकालने नहीं बोला, हमें ये नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट निकालने बोला है, तो सिर्फ हम इतना ही पार्ट लिखेंगे। ठीक, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस यहाँ पे आपको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हमें दो चीज़ को ऐड करनी पड़ती है। ठीक, उसके बाद आपको नेट एक्सपोर्ट निकालना पड़ता है जो कि होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक, अब गाइस इतना आपको पता है कि ये इतना फॉर्मूला जो है ये आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है। तो अब आप रिलेशन निकालिए। देखिए वापस से मैं कह रहा हूँ गाइस, नेशनल इनकम नहीं कहा, नेशनल इनकम कहता है तो हम ये पूरा लिख देते फॉर्मूला, लेकिन फिलहाल नेशनल इनकम नहीं कहा है, सिर्फ हमसे कह रहा है कि ये चीज़ तुम निकाल के दिखाओ। और क्योंकि हमें आइटम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर मेथड का दिख रहा था इसलिए हमने उतना क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया। ठीक, तो यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए, देखिए नेट और ग्रॉस में किसका रिलेशनशिप होता है, डेप्रिसिएशन का, तो यहाँ पे नेट है तो यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया। NP और DP में किसका रिलेशनशिप होता है, NFI का, और आपको पता है कि NP है तो प्लस कर दीजिए। FC और NP में किसका रिलेशनशिप होता है आपको पता है, NIT का। ठीक, तो क्योंकि अब यहाँ पे NIT गाइस दिया गया है, देखिए NIT आपको FC और MP का रिलेशन NIT है, और आपको पता है FC अगर बड़ा होगा तो प्लस करेंगे, FC छोटा होगा तो माइनस, क्योंकि यहाँ पे FC छोटा है तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। तो अब आप मेरे साथ वो सारी वैल्यूज़ को एक बार पुटअप कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जगह 25,000 लिख दिया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जगह 3,000 लिख दिया। ठीक, अब आपको पता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आपको दे के गिर गया है 5,000। ठीक, ये आपको दे के गया है। अब गैस यहाँ पे एक चीज़ एकदम ध्यान से समझिएगा, देखिए हमने आपको बताया कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन स्टॉक प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे गाइस आपको डायरेक्टली दे दिया है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, आपको इसकी ही वैल्यू दे दिया है, लेकिन जनरली क्वेश्चंस में क्या करता है, इसकी वैल्यू नहीं देता, इसलिए आपको निकालना पड़ता है। तो आप क्या कैसे निकालते हो, चेंज इन स्टॉक प्लस GDP FC कर दोगे तो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट इसकी ही वैल्यू दी गई है, तो हमें ना चेंज इन स्टॉक की ज़रूरत है अब ना इसकी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ऑपरेटिंग वाले वो जो क्वेश्चन था ऑपरेटिंग वाला, ऑपरेटिंग सरप्लस वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली 120 ऑपरेटिंग सरप्लस दिया था, तो हमने डायरेक्ट उसको ले लिया, मान के चल रहे हैं कि उसमें उसके अंदर जो भी चीज़ आती है रेंट और रॉयल्टी वो उसमें ही ऐड थी, 30 रुपीज़ पहले से इसमें ऐड थी। तो हम सेम चीज़ यहाँ भी है, हमें क्योंकि क्वेश्चन में दे के रखा है कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है 5,000 है। ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक ये जो है इसका आपको वैल्यू दे के रखा है 5,000, तो हम मान के चलेंगे कि ये जो चेंज इन स्टॉक वाली जो वैल्यू है जो कि हमें यहाँ पे प्लस करनी थी, ये 1,500 पहले से इस 5,000 में इंक्लूड है। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ कर देंगे क्या, 5,000 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट, आपको पता है नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं हम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो 1000 था एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट है -2,000। ठीक,
अब उसमें माइनस आप डेप्रिशिएशन कर दीजिए, आपको पता है डेप्रिशिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कहते हैं। NFIA यहाँ पे आपको दिया है तो लिख दीजिए, लेकिन आपको NFIA दिया नहीं दिया है तो ज़ीरो लिख दीजिए। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो यहाँ पे देख रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडी, मतलब ये कह रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी आपको 3500 दिया है, ठीक। तो गाइस अब इसे सॉल्व कर देंगे तो आपका निकल जाएगा ₹27,800 करोड़। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 8 में भी आप देख सकते हैं, हमें पूछा है कि कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। तो जो चीज़ हमें पहले निकालनी है हमें उसे यहाँ पे लिखना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है, तो उसे लेफ्ट में लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे गाइस हमें और कुछ नहीं बताया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आइटम्स को देख के ये पता लगाना पड़ेगा कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कहीं ना कहीं प्राइवेट फाइनेंस दिया है, गवर्नमेंट दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, एक्सपोर्ट दिया है, इंपोर्ट दिया है। तो कहीं ना कहीं हम समझ गए हैं कि भाई इसमें तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड का। तो हम वही लिख देते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें आपको चेंज इन स्टॉक और GDPFC को ऐड करना है, प्लस आपका नेट एक्सपोर्ट, ठीक। तो गाइस इतना ही चीज़ हम लेंगे, क्योंकि हमें नेशनल इनकम नहीं पूछा। अगर हमसे कहता कि भाई तुम नेशनल इनकम निकालो विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, तो हम ये पूरा फॉर्मूला लिखते, लेकिन सिर्फ हमें कह के रखा है कि तुम ये वाला आइटम निकालो और हमें कुछ नहीं बताया है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे गाइस, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या कर देंगे, इतनी ही वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक मार्केट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रिलेशन निकालना है नेट और ग्रॉस में। आपको पता है किसका रिलेशनशिप होता है, डेप्रिसिएशन का। नेट क्योंकि छोटा है तो यहाँ पे माइनस, DPDP सेम है। FC और MP में किसका रिलेशनशिप होता है, NIT का रिलेशनशिप होता है, क्योंकि FC छोटा है तो यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे आप देखिएगा, हम यहाँ पे आपके साथ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिख देते हैं 298 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है 36, ठीक। अब यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कहीं भी डायरेक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहीं भी नहीं दिया है, ठीक। तो हम, लेकिन हमें उसके हिस्से दिए हैं, उसका हिस्सा हमें क्या दिया है कि हमें दिया है GDFCF, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू दी गई है GDFCF, ठीक है। और साथ ही साथ हमें नेट एडिशन टू स्टॉक भी दिया गया है। गैस नेट एडिशन का मतलब है चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक हमें दिया गया है 20, ठीक। GDP ये वाला हिस्सा जो है ये हमें कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 52, ठीक। अब उसमें आप नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट 20 माइनस 22। अब यहाँ पे आपको क्या किया, अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, नेट एक्सपोर्ट निकल गया माइनस, उसमें आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन करना है। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। माइनस NIT कैसे निकलता है, ठीक है। नेट, अब तो यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको 35 दिया है, सॉल्व कर दीजिए, आपको ₹347 करोड़ मिलेगा, ठीक। तो गाइस बहुत सरल था। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू दी थी, ठीक है, डायरेक्ट गाइस इसकी वैल्यू दी थी तो हमने डायरेक्ट उसको लिख दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में गाइस हमें चेंज इन स्टॉक दिया गया था और ये दिया गया था, तो हम ये दोनों को जब प्लस कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा, ठीक। और जब भी आपको डायरेक्ट ये वाला बड़ा आइटम दिया रहेगा तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक, आप डायरेक्ट इसको लिखोगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हालांकि डायरेक्ट हमें ये नहीं, बड़ी वैल्यू नहीं दी थी, उसकी जगह हमें चेंज इन स्टॉक दिया था, ये दिया था, तो हमने ये दोनों को लिया और इसकी हेल्प से हम इसको निकाल लिए। तो ये जो है इसकी हेल्प से हमें ये जो है, ये दोनों को जब आप प्लस कर देंगे तो आपका GDCF निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था गाइस, और होपफुली समझ गए होंगे। और ये दोनों को जब आप माइनस कर देंगे तो आपका नेट एक्सपोर्ट निकल जाएगा, ठीक। सो गाइस अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अब गाइस हमने सारी चीज़ें लिख दी है कि हम फटाफट कर पाए, नहीं तो वीडियो लेक्चर्स बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन आप कैलकुलेट कीजिए GDP MP GNP NP, ठीक है। आपको ये दो चीज़ को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें GDP MP का है, तो जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी रहती है वो लेफ्ट में लिखा। अब गाइस यहाँ पे आपको देखना है कि आपको कुछ कहा नहीं है कि कौन सी मेथड से निकालना है, पर मतलब इनकम मेथड से, प्रोडक्शन मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से। अब आपको उसके लिए क्या करना है, नीचे देखना है। आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको पर्सनल फाइनल कंजम्पशन दिख रहा है, गवर्नमेंट कंजम्पशन दिख रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिख रहा है, ठीक, एक्सपोर्ट इनपुट दिख रहा है। तो गाइस ये जो सारे आइटम आते हैं, ये हमारे जो भी आइटम रहते हैं ये हमें कहाँ मिलते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड में मिलते हैं, है ना। तो इसके आइटम्स को देख के आपको समझ जाना है कि ये एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहा है। तो गाइस हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर का मेथड का फॉर्मूला लगा दिया। ये हम शॉर्ट में वाला दिखाते हैं आपको तो इजीली समझ में आए। देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, हमें नेशनल इनकम निकालने को नहीं बोला है, ठीक है, हमें कुछ और निकालने को बोला है, इसलिए हमें GDP MP निकालने को बोला है। इसलिए गाइस हमने क्या किया, सिर्फ इतना फॉर्मूला को यहाँ पे लिखा है। ये यहाँ पे देख सकते हैं
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फाइनल गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। सिर्फ इतना लिखा और आपको पता है कि इतनी वैल्यू को हम जीडीपी एमपी कहते हैं। अगर हमें कह देता कि भाई तुम्हें नेशनल इनकम निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से, तो हम ये पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम लिख देते। लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पे अलग चीज़ निकालने बोला है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इतनी वैल्यू से पुट किया। ठीक है, तो गाइस अब यहाँ पे आप देखना, आप पूरी यहाँ पे देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू हमने यहाँ पे आप सभी के साथ लिख दी है। देखिए 55,000 गवर्नमेंट का लिख दिया 6,000। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ग्रॉस कैप फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हमें दिया है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पता है इसे हम किस तरीके से निकालते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आप सभी को पता है, इसके लिए हमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक को आपस में प्लस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिक्रीज इन स्टॉक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस लगा दिया, क्योंकि हमने अभी आपको बता दिया था, और यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का ऐड कर दिया। तो गाइस आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक, और नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट 900 और 8,000 इम्पोर्ट। ठीक, अब गाइस वैसे हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट में। इसके सेकंड पार्ट में फिर क्या है कि जीएनपी एमपी का है। ठीक, जीएनपी एमपी का है। तो गाइस अब यहाँ पे भी हमें नेशनल इनकम नहीं कह रहा है। अगर नेशनल इनकम कहता है तो हम पूरा फॉर्मूला लगा देते, लेकिन हमें सिर्फ क्या करें, जीएनपी एमपी निकालिए। तो उसके लिए हम फिर क्या कर देंगे गाइस, इतना फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, तो हमने इतना फॉर्मूला लिख दिया। फिर जीडीपी एमपी का हमने क्या कर दिया, इतना आपको पता है, इतना फॉर्मूले को हम जीडीपी एमपी कहते हैं। अब यहाँ पे ग्रॉस सेम है, एनपी और डीपी में आपको पता है एनएफआईए का रिलेशन होता है। एनपी बड़ा है इसलिए यहाँ पे हमने प्लस लिख दिया, एमपी सेम है। ठीक, अब गाइस वापस से आप पूरी वैल्यू को पुटअप कर देंगे तो आपका 64,800 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब गाइस वैसे हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, गाइस टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बाय इनकम मेथड एंड बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक, आपको कह रहा है कि आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस को इनकम मेथड से निकालना है, और यही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस को एक्सपेंडिचर मेथड दोनों की हेल्प से निकालना है। ठीक, तो गाइस यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये जो फॉर्मूला है, ठीक, पहले तो हमें इनकम मेथड का है। ठीक, सो गाइस हमें इनकम मेथड से निकालने बोला है। तो गाइस हमें नेशनल, एक चीज़ याद कीजिए, हमें क्वेश्चन में नेशनल इनकम निकालने को नहीं बोला है। अगर नेशनल इनकम कहता तो हम ये पूरा फॉर्मूला लिख देते, लेकिन हमें क्या कहा है, सिर्फ इनकम मेथड से आप जीडीपी एमपी निकाल के दिखाओ। ठीक, तो गाइस हमने क्या किया, इतना पोर्शन देख रहे हो, इतना पोर्शन हमने एरो यहाँ से ऐसे बनाया भी है, इतना पोर्शन हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस मिक्स्ड इनकम तक हमने प्रॉफिट से लेकर मिक्स्ड इनकम तक यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया। और आपको पता है कि इतना प्रॉफिट से लेकर मिक्स्ड इनकम को हम NDIFC बोलते हैं, तो वही चीज़ हमने यहाँ भी लिख दिया। अब आपको अब क्या करना, आपको रिलेशन दिखाना है। देखिए जी और एन, ग्रॉस और नेट में आपको पता है डेप्रिसिएशन का रिलेशनशिप होता है। जी क्योंकि बड़ा है इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, पॉजिटिव लिख दिया, है ना। अब गाइस वैसे ही आप देख सकते हैं डीपी और डीआई सेम है। एमपी और एफसी में आपको पता है एनआईटी का रिलेशनशिप होता है। अब यहाँ पे क्योंकि एमपी बड़ा है इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया। अब गाइस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं हमारे साथ, यहाँ पे गाइस क्वेश्चन में आपको दिया है 5044। देखिए इंटरेस्ट रेंट और प्रॉफिट इंटरेस्ट और रेंट आपको टोटल दे दिया है 5044, तो हमने लिख दिया। रॉयल्टी आपको दिया नहीं है 0। ठीक, COE आपको कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 13,363 दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप डायरेक्ट यहाँ पे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया गया है। ठीक, उसके बाद आपको दिया गया है मिक्स्ड इनकम, यहाँ पे आप मिक्स्ड इनकम देख सकते हैं 16,112 दिया गया है। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास प्लस डेप्रीशिएशन है, तो हम डेप्रीशिएशन आपको पता है कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को बोलते हैं 2217। ठीक, उसके बाद प्लस एनआईटी। अब गाइस एनआईटी को आपको पता है कि एनआईटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो वही चीज़ हमने किया है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी आप निकालेंगे तो आपका 40263 आ जाएगा। अब गाइस यही चीज़ आपको एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला खोलेंगे। अब क्योंकि हमें नेशनल इनकम निकालने को नहीं बोला है, हमें कुछ और निकालने को बोला है, इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ इतना चीज़ को लिखा। ठीक, यहाँ से लेकर नेट एक्सपोर्ट तक, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से लेकर नेट एक्सपोर्ट तक लिखा। आपको पता है इतनी वैल्यू को हम जीडीपी एमपी कहते हैं, तो देखिए जीडीपी एमपी हमने लिख दिया। अब गाइस जी सेम है, डीपी सेम है, एमपी सेम है, तो और कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं हो रहा है। तो सिंपली हम क्या कर देंगे गाइस, इसका जहाँ भी वैल्यूज़ है वो यहाँ पे पुटअप कर देंगे और हम आंसर निकाल देंगे। ठीक है, बहुत ईजी है ना। जैसे हमें प्राइवेट वाला दिया है 29,163। ठीक, इसके बाद हमें गैस यहाँ पे दिया है गवर्नमेंट वाला, तो आप देख सकते हैं हमारा जो गवर्नमेंट वाला भी है ये भी हमें दिया है 3081। ठीक, उसके बाद आपको पता है जीडीपी CF में हमारे पास दो चीज़ें आती है, चेंज इन स्टॉक प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आता है, तो देखिए हमने वो भी चीज़ यहाँ पे ऐड कर दिया है 10396305। ठीक, अब गैस इसके बाद नेक्स्ट एक्सपोर्ट, आपको पता है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, तो देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, सॉल्व करेंगे तो आपका 4263 आंसर आ जाएगा। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 11 देखिए।
गाइस यहाँ पे आपको कहा है कि आपको एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालना है और इनकम मेथड दोनों से निकालना है। तो देखिए अब हमें नेशनल इनकम कहा है, तो गाइस हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा सेम फॉर्मूला लिख दिया। देखिए पहले आपको एक्सपेंडिचर मेथड बोला है, तो देखिए एक्सपेंडिचर मेथड का पूरा फॉर्मूला सेम का सेम लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में नेशनल इनकम कहा है। अगर कुछ और कहता तो हम क्या करते, सिर्फ इतना फॉर्मूला लिखते, ठीक, और फिर उसका यहाँ पे जीडीपी एमपी लिखते हैं और उसका रिलेशन निकाल देते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नेशनल इनकम का है तो हमने पूरा फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक। अब वैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या ट्विस्टिंग है। देखिए हमने पूरा फॉर्मूला लिखा, ठीक। अब आपको पता कि गाइस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक प्लस हम जीडीपी एफसीएफ करते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे इस वाला जो क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। मतलब क्वेश्चन में हमें नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी है, लेकिन क्वेश्चन में जी तो नहीं दिया हमें, लेकिन एन दिया है, ठीक। एन डी एफ सी एफ हमें क्वेश्चन में दिया है। लेकिन हमें गाइस चाहिए क्या, हमें क्वेश्चन के लिए चाहिए होता है जी डी एफ सी एफ, ठीक। हमें जी डी एफ सी एफ चाहिए होता है, लेकिन क्वेश्चन में नेट दिया है, क्वेश्चन में दिया है नेट। लेकिन हमें ज़रूरत किसकी होती है, हमें ज़रूरत होती है इसकी, रिक्वायर्ड हमें ये होता है। तो ये गाइस नेट में दिया है, ये गाइस ग्रॉस में दिया है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक रिलेशनशिप इक्वेशन बनाना बताया था, ठीक। मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो भी चीज़ आपको ज़रूरत है, हमें किसकी ज़रूरत है, ग्रॉस की ज़रूरत है, क्योंकि लेकिन क्वेश्चन में दिया है नेट। तो हमें क्या आएगा, इस ग्रॉस की ज़रूरत है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ आपको ज़रूरत है उसको आप लेफ्ट में लिखिए, जो चीज़ आपको दिया हुआ है वो जस्ट इक्वल टू के बाद लिखिए। अब गाइस आप सभी को पता है कि ग्रॉस और नेट में किसका रिलेशनशिप होता है, डेप्रिसिएशन का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आपको ये पता लगाना है कि हम यहाँ पे प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। इसके लिए आपको मैंने बताया था कि आपको लेफ्ट वैल्यू को देखना है, अगर ये बड़ा होगा तो प्लस लगाएंगे, छोटा होगा तो माइनस। तो आपको पता है कि ग्रॉस हमारे लिए क्योंकि बड़ा होता है नेट के मुकाबले, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, प्लस। ये हमने आपको बताया था। तो ये इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि गाइस आप इस वैल्यू में, ठीक, इस वैल्यू में अगर आप डेप्रिसिएशन भी ऐड कर दोगे तो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। मतलब हमारे क्वेश्चन में हमें क्या देके रखा है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 30 दिया है, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू 30 दी गई है। तो अगर इस वैल्यू में अगर हम डेप्रिसिएशन भी ऐड कर देंगे तो गाइस हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे गाइस मैं देखिए चेंज इन स्टॉक प्लस, अब क्योंकि आपको एन डी एफ सी एफ दिया है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक एक्स्ट्रा लिख सकता हूँ। यहाँ पे अगर हम डेप्रिसिएशन भी ऐड कर देंगे तो हमारा क्या मतलब नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो हमारा जी डी एफ सी एफ आ जाएगा। समझ रही हो मेरी बात गाइस, बहुत सिंपल फंडा से हमने आपको बताया है। अब देखिए आपको सारी वैल्यूज़ को क्या करना है, पुटअप कर देना है। जैसे देखिए हमने सारी वैल्यूज़ को पुटअप किया है आप सभी के लिए। अब गाइस यहाँ पे मैं इतने क्वेश्चन को समझा दें। देखिए जी डी सी एफ, अब गाइस इसको सॉल्व करने के लिए हमने इस ब्रैकेट में समझाया। देखिए यहाँ पे आपको गाइस दिया गया है एडिशन टू स्टॉक, ठीक है, आपको एडिशन टू स्टॉक दिया -5। तो हमने क्या कर दिया, आपको पता है एडिशन कहा आएगा तो चेंज इन स्टॉक होता है और वो पॉजिटिव होता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको -5 दिया है तो हमने उसे -5 लिख दिया, ठीक। प्लस हमने यहाँ पे क्या कर दिया गाइस, 30 कर दिया। 30 किसका, नेट डोमेस्टिक का हमने 30 कर दिया, ठीक, क्योंकि देखिए ये नेट जो है ये आपका 30 दिया गया है। अब गैस इसके आगे हमें क्वेश्चन में कहा है कि डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, तो लेकिन गैस क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन कहीं दिया नहीं है, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। लेकिन जब आप 30 प्लस 0 करोगे तो गैस ये क्या बन जाएगा, ये आपका GDFCF बन जाएगा, ठीक। और ये जो सिर्फ 30 है ये क्या NDFCF है, इसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो ये ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा, ठीक। तो हमने इसे ब्रैकेट में लगा दिया। अब गैस बाकी सब आपको वैल्यू लगाना है। देखिए नेट एक्सपोर्ट आपने वैल्यू लगा दी, ठीक, और फिर ऐसी डेप्रिसिएशन क्योंकि हमें दिया नहीं है तो वापस से 0 लगा दिया। NFIA -10, ठीक। NIT आपको पता है कि किस तरीके से निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक। तो गैस सॉरी अलार्म के लिए, ठीक है, तो इस तरीके से गैस आप निकालेंगे तो आपका 110 करोड़ निकल जाएगा। अब गैस यही चीज़ हम देखते हैं नेशनल इनकम केस से। देखिए गैस नेशनल इनकम का हमने आपको फॉर्मूला ये वाला बताया था। अब गाइस क्योंकि क्वेश्चन में आपको नेशनल इनकम निकालने बोला है, कैलकुलेट नेशनल इनकम, ठीक है, इनकम मेथड से भी आपको निकालना है। तो क्योंकि अब नेशनल इनकम बोला है निकालने के लिए इनकम मेथड से, तो गाइस हम ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक, क्योंकि हमने बताया कि पूरा का पूरा फॉर्मूला नेशनल इनकम का है इनकम मेथड से निकालने के लिए, ठीक। तो हमने देखिएगा इस पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया सेम एज इट इज़, ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कहता इसके नेशनल इनकम की जगह हमें कुछ और कह देता तो गाइस सिर्फ हम क्या करते हैं, प्रॉफिट से मिक्स्ड इनकम तक लिखते हैं और उसका रिलेशन ये लिख देते हैं और फिर दोनों को कंपेयर करके जो भी आता है वो निकाल लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि डायरेक्ट नेशनल इनकम बोला है तो हमने पूरा का पूरा सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया। अब गाइस यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना, हमें गाइस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हुआ है, ठीक। अब गाइस आप सभी को पता है
कि ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर गाइस आपका प्रॉफिट भी आता है, साथ ही साथ इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी भी आता है। ठीक, तो गाइस कभी भी ऐसी सिचुएशन मैंने हमेशा बताया कि मान लीजिए आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया होगा 30 और आपको कह के रखा होगा कि मान लो कल सपोज कीजिए इंटरेस्ट आपका 10 दिया है। ठीक, तो गाइस आपको हमेशा 30 लेना है, 10 आपको नहीं लेना है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि ये जो इंटरेस्ट की वैल्यू है पहले से ऑपरेटिंग सरप्लस में ऐड है। ठीक, तो सेम इस क्वेश्चन में भी है गाइस। इस क्वेश्चन में क्या है आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है कि प्रॉफिट, रेंट और इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ऑपरेटिंग सरप्लस है इसकी वैल्यू दी गई है। ठीक, और आपको पता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट भी आता है, रेंट भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है, रॉयल्टी। तो वो दोनों, ये चार चीज़ को जब आप ऐड कर देते हो तो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस बन जाता है। तो क्योंकि गाइस अब ऑपरेटिंग सरप्लस आपको पहले से दिया गया है तो हमने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे 20 लिख दी। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको रेंट भी दिया हुआ है। ठीक है, इसकी भी वैल्यू दी गई है 5। यहाँ पे देखिए रेंट भी आपको 5 दिया है, लेकिन ये जो रेंट है हम मान के चल रहे हैं कि ये ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब 20 के अंदर रेंट पहले से इंक्लूड है। ठीक है, इसलिए हम वापस से नहीं करेंगे। अगर आपको टोटल वैल्यू पहले से दी गई है, ठीक, ऑपरेटिंग सरप्लस पहले से दिया गया है, तो हम ये सारी चीज़ों को अलग अलग करके ऐड नहीं करते, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस लिख देंगे। ठीक, अब गाइस यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ आप देखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेजेस एंड सैलरी 10 है। ठीक, अब गाइस यहाँ पे देखिए सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स 10 दिया है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमेशा गाइस मैंने पहले भी बताया था कि जब भी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन देगा तो आपको उसको लेना है, और कभी कभी जानबूझ के गाइस एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन भी करके देता है। ठीक है, तो आपको उसको अवॉइड करना है, क्योंकि जो उसमें बच्चे क्या कर देते हैं एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन वाला ले लेते हैं, लेकिन हमें एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन कभी नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में अभी एम्प्लॉयर्स करके दिया था, ये दिया गया था, इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे 10 लिख दिया। ठीक है, वापस से आप मिक्स्ड इनकम 40 दिया, NFI आपको -10 दिया, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 110 करोड़ आ जाएगा। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपको कह रहा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपको निकालना है, और ये कह रहा है कि आपको प्रोडक्ट मेथड से भी निकालना है और इनकम मेथड दोनों से निकालना है। ठीक, तो गाइस आपको पता है कि प्रोडक्ट मेथड में हमारे पास प्रोडक्ट मेथड में हम किस तरीके से निकालते हैं। गाइस प्रोडक्ट मतलब होता है प्रोडक्शन मेथड, आप समझ गए होंगे। ठीक, तो गाइस ये प्रोडक्शन मेथड आप देख सकते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हैं। ठीक, तो गाइस वही चीज़ हमने लिखा है। अब गाइस मुद्दा ये कि देखिए अगर आप हमें यहाँ पे क्या देता कि नेशनल इनकम प्रोडक्शन मेथड से निकालो, तो गाइस हम पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम लिख देते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन ने बस बोला है कि तुम्हें एक अलग चीज़ निकालना है, तुम्हें अब GDP MP निकालना है, तो गाइस इसके लिए हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इतना ही फॉर्मूला लिया, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। हमने यहाँ पे एरो भी बनाया, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको सेल और इंटरमीडिएट कंजम्पशन तक लेना है, तो हमने वही चीज़ लिखा है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, GDDI MPA होता है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ भी लिखा है। अब आप कंपेयर करोगे, देखिए जी कुछ नहीं होगा, DI भी कुछ नहीं होगा, MP और MP भी कुछ नहीं होगा। ठीक, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो गाइस अब देखिए हमें कोई भी चेंज अब नहीं करना है फॉर्मूले में, क्योंकि हमारा सब वैल्यू यहाँ पे आपस में सेम है। ठीक है, रिलेशन दोनों का सेम आ रहा है इसलिए। अब गाइस आपको यहाँ पे एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सेल प्लस चेंज इन स्टॉक हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है। ठीक, गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा सेल प्लस चेंज इन स्टॉक क्या होता है, वैल्यू आउटपुट होता है। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेल प्लस चेंज इन स्टॉक की जगह मैं वैल्यू आउटपुट लिख सकता हूँ। ठीक है, अब गाइस इस वैल्यू आउटपुट आप देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पे 3 वैल्यू आई है। प्राइमरी सेक्टर से वैल्यू आउटपुट इतना आया है, सेकेंडरी से 900, टर्शरी से 700। तो यही वैल्यू आउटपुट की जगह मैंने 1000 प्लस 900 प्लस 700 कर दिया, जो कि टोटल 2600 हो रहा है। ठीक है, तो गाइस टोटल वैल्यू आउटपुट टोटल 2600 है। तो गैस इस 2600 के लिए आपकी सेल की भी वैल्यू इसमें इंक्लूड है, चेंज इन स्टॉक की भी वैल्यू इसमें इंक्लूड है। लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये बतानी थी कि सेल पर चेंज इन स्टॉक वैल्यू आउटपुट होता है, और वैल्यू आउटपुट की वैल्यू यहाँ पे आपको दी गई है 2600। अब गैस इंटरमीडिएट कंजम्पशन मैंने अभी आपको बताया था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर देगा, तो तीनों का आपस को आपने प्लस कर देना है। तो देखिए 500 प्लस 400 प्लस 300 टोटल 1200। तो देखिए आप देखिए अब हमें पता है सेल पर चेंज इन स्टॉक वैल्यू आउटपुट होता है, जो कि 2600 है, तो हमने 2600 लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस था तो माइनस लगा दिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1200 था, तो यहाँ पे 1200 लिख दिया। तो ये आपका आ गया ₹1400 करोड़। समझ में आ रही है गाइस बात। अब गाइस अब वही चीज़ हम इनकम मेथड से भी सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि इनकम मेथड में भी आपको कहा नहीं है कि नेशनल इनकम निकालो, अगर आपसे इनकम मेथड में भी नेशनल इनकम कहता तो आप पूरा फॉर्मूला लिख देते, लेकिन हमने पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा है क्योंकि हमें कुछ और निकालने को बोला है। लेकिन हमें कहा है कि इसको निकालो इनकम मेथड की हेल्प से। तो देखिए हमने इतना ही फॉर्मूला लिया है, प्रॉफिट से लेकर मिक्स्ड इनकम तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट से लेकर मिक्स्ड इनकम तक हमने फॉर्मूला लिखा। ठीक है, आपको पता है कि प्रॉफिट से लेकर मिक्स्ड इनकम तक की वैल्यू NDIFC होती है। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब आपस में क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। देखो ग्रॉस और नेट में डेप्रिसिएशन का रिलेशन होता है, क्योंकि ग्रॉस बढ़ा है तो प्लस लगा दिया। DI सेम है, MP और FC में आपको पता है NIT का रिलेशनशिप होता है। MP क्योंकि बड़ा है तो यहाँ पे प्लस लिख दिया। ठीक, तो अब ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया। अब गाइस वापस से वही सिचुएशन आ रही है, क्वेश्चन में आपको दे के रखा है ऑपरेटिंग सरप्लस 300। तो गाइस मैं मान के चलूँगा कि प्रॉफिट और रॉयल्टी तक आपको ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू दी गई है 300। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट भी आपको दिया गया है, रेंट भी दिया है, मतलब इंटरेस्ट भी आपको दिया है, रेंट भी दिया है अलग अलग। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंट 10 दिया है, इंटरेस्ट 5 दिया है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि वो पहले से इस 300 में इंक्लूड है। ठीक है, इसलिए हमने
वापस से उसका अकेले नहीं लिखा, हमने सारा इसका ऑपरेटिंग सरप्लस 300 लिख दिया। अब गाइस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको 400 दिया है, मिक्स्ड इनकम 650, डेप्रिसिएशन 40, एनआईटी आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स 10 दिया है, माइनस सब्सिडीज नहीं दिया है तो 0 कर दिया। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो 1400 करोड़ आएगा। सो गाइस अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए आपको नेशनल इनकम मेथड से निकालना है तो बहुत इजी है। ठीक है, इनकम मेथड का ये आपको, क्योंकि नेशनल इनकम पूछा है गाइस, तो हम क्या करेंगे, अब सारा का सारा फॉर्मूला लिख देंगे प्रॉफिट से लेकर NFIA, जो कि पूरा नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है। अगर नेशनल इनकम की जगह कुछ और निकालने को बोलता है तो सिर्फ इतना फॉर्मूला लिखते। ठीक, लेकिन अभी नेशनल इनकम बोला तो पूरा फॉर्मूला लिखा। तो गाइस ये आप अपने से निकालोगे, मुझे पूरा उम्मीद है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है, आपको पता है कि प्रॉफिट जो होता है ये हमारा 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक, तो गाइस क्वेश्चन में आपको ऐसा यहाँ पे मतलब दे दिया, देखिए डिविडेंड आपको 2500 दिया है, कॉर्पोरेशन टैक्स दिया नहीं है तो 0 होगा। ठीक, आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यहाँ देख सकते हैं 1500 है। तो गाइस ये सब जब आप चीज़ को ऐड कर दोगे तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर आप जैसे सॉल्व करते हो उस तरीके से आप सॉल्व कर लेना। अब गाइस यहाँ पे और एक चीज़, यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ डायरेक्ट नहीं दिया है, यहाँ पे अलग अलग करके दिया है। जैसे वेजेस एंड सर्विस 12,000 दिया है, कंपनसेशन इन काइंड नहीं दिया है तो 0 दिया है। एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन भी हम यहाँ पे देख के रखा है 3000, आप देख सकते हैं। यहाँ पे गाइस देखिए सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यहाँ पे गाइस सिर्फ हमें ये नहीं कहा है कि सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन सिर्फ कहा है। तो गाइस जब भी हमें सिर्फ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें कुछ बताते ही नहीं है कि वो एम्प्लॉयर ने दिया है कि एम्प्लॉयज़ ने दिया है, तो हम हमेशा मान के चलेंगे कि वो एम्प्लॉयर ने दिया है और उस चीज़ को हम लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट 3000 लिख दिया है। अब गाइस हमने बताया था कि प्राइवेट पेंशन भी हम ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पेंशन दी गई है गाइस ये ओल्ड एज के लिए दी गई है। ठीक है, तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे अगर लिख देता कि प्राइवेट पेंशन है तो उसको ऐड कर लेते। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ओल्ड एज है तो इसको ऐड नहीं करेंगे। तो गाइस इसको आप ऐड कर देंगे तो आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आ जाएगा। तो गाइस हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसा कहता कि प्रॉफिट दिया गया है, ठीक, प्रॉफिट दिया गया है 1500 और गैस वहाँ पे आपको दे दिया है डिविडेंड भी। ठीक, डिविडेंड सपोज कीजिए आपको दिया है 4000, मतलब मान लीजिए डिविडेंड मान लीजिए 500 दिया है। तो गाइस हमेशा एक चीज़ याद रखना, जैसे हमने ऑपरेटिंग सरप्लस में भी देखा, ऑपरेटिंग सरप्लस जब दिया रहता है तो उसके अंदर की जितनी भी चीज़ें हम मानते हैं कि उसमें वो ऐड है। तो जैसे अगर प्रॉफिट अभी 1500 है और क्वेश्चन में आपको डिविडेंड भी दिया है 500, तो गाइस हम मान के चलेंगे कि जो डिविडेंड की वैल्यू है ये पहले से 1500 में ऐड है। अगर मान लीजिए इसके बाद अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे देता है मान लीजिए 2000 रुपीज़, तो गाइस अब आपको पता है कि डिविडेंड और प्रॉफिट जो सारी चीज़ है ये ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आती है। तो गाइस हम मान के चलेंगे कि ये भी और ये भी हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आती है। मतलब गाइस जब भी आपका कोई भी बड़ा यूनिट अगर क्वेश्चन में पहले से दे दिया है तो गाइस आपको सिर्फ उसको ही फोकस करना है, उसके पार्ट को नहीं करना है। ठीक, आपको जैसे पता है कि प्रॉफिट के बहुत सारे पार्ट होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड। तो गाइस हमें इसको तभी लेना है जब हमें मेन प्रॉफिट दिया नहीं होगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दिया, हमें उसके पार्ट दिए तो हमने ले लिया। अगर इस क्वेश्चन में ये भी चीज़ दी होती और प्रॉफिट भी दिया होता तो सिर्फ और सिर्फ हम प्रॉफिट की वैल्यू लेते, ना कि इनकी वैल्यू। समझ में आ रही है? अब गाइस वैसे हम क्वेश्चन नंबर आपसे 16 आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक, मुझे पता है 15 आप इसलिए कर लोगे। देखिए 16, अब गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है नेशनल इनकम निकालना इनकम मेथड से। तो देखिए गाइस अब आपको क्वेश्चन नहीं कह दिया कि तुम्हें नेशनल इनकम निकालना इनकम मेथड से, तो गाइस हम ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, अगर कुछ और निकालने को कहता है तो हम पूरा फॉर्मूला नहीं लिखते, सिर्फ इतना लिखते। ठीक, लेकिन क्योंकि अब नेशनल इनकम हमें कह दिया निकालने को तो हमने पूरा का इनकम मेथड का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। तो गाइस कुछ नहीं, अब सारी चीज़ को क्या करना है, आपको जिस तरीके से यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है, आपको पता है प्रॉफिट हमारा निकला था 2500 प्लस 1500। ठीक, मतलब सॉरी ऑपरेटिंग जो सरप्लस है, मतलब सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे गाइस बस आपको कुछ नहीं करनी है, वैल्यू सारी पुटअप करनी है। जैसे प्रॉफिट आपको 8000 दिया है, ठीक, हर वो चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर 16 में दी गई है, वो चीज़ आपको क्या करना है, पुटअप करते जाना, निकाल लेना है। गैस यहाँ पे आपको देखिए कंपनसेशन ऑफ जो एम्प्लॉयज़ है ना उसके अंदर 20,000 आएगा वेजेस एंड सैलरीज का। साथ ही साथ आपको यहाँ पे गैस 400 आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 400 वेजेस इन काइंड। तो गैस वेजेस इन काइंड मतलब कंपनसेशन इन काइंड होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 400 ले लिया है और फिर सारा आप सॉल्व करेंगे तो आपको 41,400 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 17 वापस से आपको कह रहे हैं नेशनल इनकम निकालिए इनकम मेथड से। तो गाइस क्योंकि आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया तो आपको किस तरीके से निकालना है, पूरा नेशनल इनकम का फॉर्मूला लिख देना और जो वैल्यू दी है उसके अंदर डाल देनी है, सीधा काम तमाम। ठीक, अब क्योंकि गाइस यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिया है, लेकिन प्रॉफिट के क्योंकि हमें छोटे छोटे हिस्से दिए हुए हैं। ठीक, तो देखिए जैसे आपको डिविडेंड दिया है 100, अनडिस्ट्रीब्यूटेड या फिर रिटेन प्रॉफिट आपको दिया गया है 90। देखिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 90 दिया है। अब गैस यहाँ पे आपको क्या दिया है, कॉर्पोरेशन टैक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कॉर्पोरेशन टैक्स भी दिया गया है, ये देखिए 50। और आपको पता है कि कॉर्पोरेशन टैक्स को हम टैक्स ऑन प्रॉफिट भी कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम रिटेन प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज़ आपको प्रॉफिट में निकालनी है, तो यहाँ पे आप क्या कर देना, ये चीज़ को ऐड करके यहाँ पे लिख देना प्रॉफिट, और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ है वो लिखना, जहाँ जहाँ वैल्यू नहीं दी है उसको 0 लिखना और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब गाइस हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में।
अब गाइस हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमें कह तो रहा है नेशनल इनकम निकालना, लेकिन ये नहीं पता है कौन से मेथड से निकालना है। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यूज़ को देखना है और आपको देख के समझ आना चाहिए कि ये आपसे कौन से मेथड से निकालने की कोशिश करवा रहा है। तो आप देख सकते हो रेंट दिया, इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट दिया, टैक्स ऑन प्रॉफिट दिया, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो ये आप समझ सकते हो कि ये इनकम मेथड से हमें इस क्वेश्चन को निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो गाइस हमने कुछ नहीं किया। देखिए हमने नेशनल इनकम पूछा हमें, ठीक है, और हमें कह रहा है क्वेश्चन की इनकम मेथड से निकालो, क्योंकि ये ऐसा दिखा रहा है हमें कि देखो जो जो वैल्यू दी है इनकम मेथड की वैल्यू दी गई है। तो आपको समझ जाना है कि इनकम मेथड से निकालना है। ठीक है, नेशनल इनकम निकालना है, इनकम मेथड से निकालना है। तो हमने सारी की सारी प्रॉफिट से लेकर NFIA सारा का सारा वैल्यू हमने सेम का सेम यहाँ पे लिख दिया। ठीक, प्रॉफिट आपको दिया है 210, रेंट दिया 80, इंटरेस्ट दिया 100। ठीक, रॉयल्टी आपको दी नहीं है तो हमने 0 लिखा। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का 500 है। और गाइस यहाँ पे आपको एक चीज़ ये भी याद रखना है कि यहाँ पे देखिए आपको एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन करके दे रहा होगा 50। तो एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बोला कि जब भी एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन देगा तो उसको लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे हमें एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन भी दिया गया है और एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन भी दिया है। तो मैंने आपको हमेशा बताया एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन कभी मत लेना, नहीं तो आंसर गलत आएगा। हमेशा एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन लेना। तो देखिए हमने 500 जो आपका था कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इसमें गाइस हमने क्या कर दिया, 50 रुपीज़ और ऐड कर दी। अब गाइस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि आपको नेट कैलकुलेट नेट इनकम प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, आपको गाइस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को निकालने की लिए बोल रहा है। ठीक, तो गाइस अब ये देखिए आपको पता है गाइस नेशनल प्रोडक्ट बोल दो या NI बोल दो, दोनों क्या है सेम है। तो ये कहीं ना कहीं नेट नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट ही बता रहा है। तो गाइस अगर मैं नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट की जगह अगर सिर्फ और सिर्फ मैं जैसे यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, अगर सिर्फ और सिर्फ गाइस मैं इतना भी लिखूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से लेकर सिर्फ और सिर्फ नेट एक्सपोर्ट तक लिखूँ और इसको मैं GDP MPP करके कंपेयर भी कर लूँ, तब भी गाइस मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो सेम ही बनेगा। ठीक है, नेशनल इनकम के जैसा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नेशनल प्रोडक्ट या फिर नेशनल इनकम दोनों सेम होता है। तो गाइस अब सिंपली कुछ नहीं किया, हमने सारी वैल्यूज़ जो यहाँ पे दी गई थी वो सारी वैल्यूज़ को हमने पुटअप किया और यहाँ पे देखिए हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, अब गाइस हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 20 आपसे ये कह रहा है कि आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस निकालना है। बस आपसे ये कहा है, आपको ये नहीं कहा है कि कौन से मेथड से निकालना है। तो मैंने बताया आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को, इस जो भी डाटा दिया है उसको आपको देखना और समझना है कि कौन सा मेथड लग सकता है। तो आप देख सकते हैं प्राइवेट कंपेंसेशन दिया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आती है गाइस, हमारे एक्सपेंडिचर वाले इसमें आती है। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन हमें कह रहा है कि तुम्हें एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है, वो हमें एक हिंट दे रहा है जो कि हमें पता चला इस डाटा से। ठीक है, तो गाइस हमने GNP MP लिखा, क्योंकि अब हमें नेशनल इनकम निकालने को नहीं बोला है तो हमने पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा, हमने सिर्फ इतना चीज़ को लिखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइवेट से लेकर नेट एक्सपोर्ट तक लिखा। अब आपको पता है कि इतने पार्ट को हम GDP MP कहते हैं, तो देखिए हमने GDP MP लिखा। अब गाइस यहाँ पे क्या करना है, आपको रिलेशन निकालना है दोनों में। देखिए GG सेम है तो कुछ नहीं किया, NP और DP में आपको पता है प्लस NFIA का रिलेशनशिप आता है, क्योंकि NP बड़ा है तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस, और NP और DP में NFIA का रिलेशनशिप होता है। अब MP और MP दिया है तो इसका कुछ नहीं होगा, तो आपको अब आपका टोटल फॉर्मूला ये बन गया। अब जो जो वैल्यू दी गई है उसमें आपको बस डालना है और इसको निकालना है। ठीक, आपको पता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक प्लस आपका ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी ऐड होता है। तो ये देखिए चेंज इन स्टॉक और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को ऐड किया। अब आपको पता है NFIA किस तरीके से निकलता है। NFIA निकालने के लिए मतलब सॉरी नेट एक्सपोर्ट दिया ना, नेट एक्सपोर्ट निकालने के लिए हमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना पड़ता है। एक्सपोर्ट 5000 दिया है, इंपोर्ट 7000 दिया गया है, तो ये आपका नेट एक्सपोर्ट आ गया इतना पार्ट। अब यहाँ पे NFIA हमें का इस क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हमने 0 मान लिया, आपको निकालोगे तो आपको 75000 मिलेगा। अब गाइस हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह के रखा है कि कैलकुलेट GNP FC निकालना है इनकम मेथड से। ठीक, तो गाइस हमें क्योंकि नेशनल इनकम मेथड से निकालने नहीं बोला इसलिए हम पूरा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इतना हिस्सा लिखेंगे प्रॉफिट से लेकर मिक्स्ड इनकम तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने प्रॉफिट से लेकर मिक्स्ड इनकम तक लिखा। अब आपको पता है इस प्रॉफिट से लेकर मिक्स्ड इनकम तक NDIFC होता है, तो हमने यहीं पे वही चीज़ लिखी NDIFC। अब दोनों का आपस में आप कंपेयर कीजिए, देखिए G और N में किसका रिलेशनशिप होता है, डेप्रिसिएशन का होता है। G क्योंकि बड़ा है तो प्लस कर दिया। आपको पता है DI और NP में NFIA का रिलेशनशिप होता है, NP क्योंकि बड़ा है तो यहाँ पे प्लस आ गया। FC और FC सेम है तो कुछ नहीं होगा, फिर सेम आपस में गाइस यहाँ पे वैल्यू जो दी गई है आप वो डालोगे तो आपको 1020 करोड़ मिलेगा। अब गाइस क्वेश्चन में हमें ये भी कहा है कि इनकम मेथड से तो निकाल लियो, इनकम मेथड से भी निकालो और एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकालो। तो एक बार एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से भी हम निकालते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको बहुत अलर्ट रहना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए नेशनल इनकम पूछा नहीं है इसलिए हम पूरा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। ठीक, हम सिर्फ इतना फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमने वही चीज़ किया, देखिए GNP FC निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से, तो हमने सिर्फ प्राइवेट से लेकर
नेट एक्सपोर्ट तक लिखा है और आपको पता है कि प्राइवेट से लेकर नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू जीडीपी एमपी होती है, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है, इतना पार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, बस कंपेयर करेंगे। देखिए जी क्योंकि सेम है तो कुछ नहीं होगा। एनपी और डीपी में गाइस एनएफआई का रिलेशनशिप होता है, एनपी क्योंकि बड़ा है तो प्लस आ गया। एफसी और एमपी में आपको पता है एनआईटी का रिलेशनशिप होता है, एफसी क्योंकि छोटा है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। इतनी तो बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब गाइस लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, लेकिन हमें गाइस चाहिए क्या होता है, हमें चाहिए होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए होता है, ठीक। हमें ये जी नहीं दिया, हमें एन दिया है, मतलब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, हमें ये क्या है, गिवन है। और लेकिन हमें चाहिए क्या होता है, हमें तो रिक्वायर्ड ये होता है ना। नेट दिया है, ये ग्रॉस में है। अब गाइस हम वही सिंपल सा रूल लगा देंगे, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ग्रॉस, तो उसको लेफ्ट में लिखा। और जो चीज़ हमें दी हुई है उसको हम क्या करते हैं, जस्ट इक्वल टू के बाद लिखते हैं। ग्रॉस और नेट में आपको पता है किसका रिलेशनशिप होता है, डेप्रिसिएशन का होता है। अब क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो ग्रॉस है ये बड़ा है तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। मतलब इसका मतलब ये है कि गाइस यहाँ इस वैल्यू में अगर आप डेप्रिसिएशन भी ऐड कर दोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, GDCF बन जाएगा, ठीक है। तो गाइस यही चीज़ हमने किया है। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन 800 लिखा, गवर्नमेंट वाला जो है वो हमने 200 लिखा। अब गाइस यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है ये क्या है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब गाइस इसमें आप अगर आप डेप्रिसिएशन भी ऐड कर दो, ठीक, तो ये आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें गाइस दिया है 100, ठीक, 100 दिया है। अब मैंने आपको बताया इसमें आप डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, तो यहाँ पे देखिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, तो प्लस 20। तो गाइस जब मैं 100 इसकी वैल्यू और प्लस आपको डेप्रिसिएशन भी कर दूँ तो 120 हो जाएगा। तो गाइस ये जब आप डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो तब जाके ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा। तो यहाँ पे हमने वही किया है, यहाँ पे आपको 100 दी थी, मतलब NDCF दिया था 100, प्लस हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन जोड़ दिया 20, ठीक। तो ये क्या बन गया गाइस, ये जो बन गया ये हमारा बन गया है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन गया है। अब गाइस मुद्दा ये है कि हमने चेंज इन स्टॉक और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को क्यों नहीं लिया। तो गाइस देखिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जब भी आपको बड़ी वैल्यू दी होगी, ठीक, जैसे ऑपरेटिंग सरप्लस में भी जब बड़ी वैल्यू देती है तो हम ना उसका प्रॉफिट लेते हैं, ना रेंट लेते हैं, ना इंटरेस्ट लेते हैं, ना रॉयल्टी लेते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ हम मान के चलते हैं कि उसमें इंक्लूड है। तो गाइस सेम चीज़ यहाँ भी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में अब पता चल गया कि इसकी वैल्यू क्या है, तो हम मान के चलेंगे कि हमें चेंज इन स्टॉक और GDPFC इसके अंदर पहले से इंक्लूड है। मतलब इस 120 रुपीज़ में आपका चेंज इन स्टॉक और GDFCF इंक्लूड है पहले से, तो हमें इसका कोई अभी मतलब नहीं है, ठीक। तो अब नेट एक्सपोर्ट आपको पता है किस तरीके से निकलता है, ठीक, हमने +20 किया नेट एक्सपोर्ट। NFI आपको -20 दिया है क्वेश्चन में, NIT आपको डायरेक्ट दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स देखिए 100, क्योंकि माइनस था तो इसलिए -100 हो गया। अब सॉल्व करेंगे तो गाइस आपको वही 1020 करोड़ मिल जाएगा, ठीक। अब गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि आप कैलकुलेट कीजिए NDPFC एक्सपेंडिचर मेथड से और NNPFC आपको वैल्यू एडेड मेथड से करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम NDPFC हम एक्सपेंडिचर मेथड से निकालेंगे, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पे देखिए नेशनल इनकम बोला नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा, हमने सिर्फ इतना फॉर्मूला लिखा। तो देखिए आप देख सकते हैं हमने प्राइवेट से लेकर नेट एक्सपोर्ट तक लिखा, और आपको पता है कि प्राइवेट से लेकर नेट एक्सपोर्ट तक का फॉर्मूला होता है GDP/MP, ठीक है। आपको बस ये दोनों को कंपेयर करना है। देखिए नेट और ग्रॉस में डेप्रिसिएशन का रिलेशनशिप होता है, नेट क्योंकि छोटा है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। अब आपको पता है DP सेम है तो कुछ नहीं होगा। FC और MP में आपको पता है कि NIT का रिलेशनशिप होता है, क्योंकि FC छोटा है इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस लिख दिया। तो गाइस अब आपको क्या करना है, सिंपली जो जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो जो वैल्यू आपको दी गई है आप उसको डालोगे, ठीक, और आपका सॉल्यूशन अपने आप निकल जाएगा, ठीक। अब गाइस अब आपको क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि NNPFC जो है, मतलब NNPFC नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट आप वैल्यू एडेड मेथड मतलब प्रोडक्शन मेथड से निकालो। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो गाइस देखिए अब हमें NNPFC क्या की रखा है। अब गाइस NNP अब लॉजिक से बात है, NI बोल दो या NP बोल दो, दोनों का मतलब तो सेम ही है ना, कहीं ना कहीं नेशनल इनकम या फिर नेशनल प्रोडक्ट एक ही है। तो गाइस इसका जो पूरा फॉर्मूला है ना, पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम बनेगा। अगर देखिए अगर आप चाहते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो तो देखिए NNPFC लिखा, ठीक। अब क्योंकि हमें नेशनल इनकम डायरेक्ट बोला नहीं है तो हमने इतना चीज़ सेल से लेकर इंटरमीडिएट कंजम्पशन तक लिखा। देखिए सेल से लेकर इंटरमीडिएट तक कंजम्पशन तक लिखा, उसका रिलेशनशिप GDI/MP होता है, तो देखिए GDI/MP लिखा। दोनों को आप कंपेयर कीजिए, देखिए G और I में डेप्रिसिएशन, नेट क्योंकि छोटा है इसलिए माइनस हुआ, DI और NI पे NFI का रिलेशनशिप होता है, NP क्योंकि बड़ा है तो प्लस आया।
FC और MP में NIT का रिलेशनशिप होता है। FC क्योंकि छोटा है इसलिए माइनस लिखा, तो इसका फॉर्मूला भी सेम ही बन गया। ठीक है, तो बस मैं वही चीज़ समझाना चाह रहा था। अब गाइस आपको वैसे ही पता है सेल और प्लस चेंज इन स्टॉक आपका वैल्यू आउटपुट होता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें अब क्या दे के रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू आउटपुट हमें दिया गया है। ठीक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का वैल्यू आउटपुट दिया है। तो गाइस हमने क्या कर दिया, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक हमें पता है वैल्यू आउटपुट होता है, तो हमने उसको प्लस कर दिया 900 प्लस 800 प्लस 400। तो इसको जैसे आप प्लस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। समझ रहे हो, ये क्या आ गया वैल्यू आउटपुट। तो वैल्यू इस 2100 में आपका सेल भी इंक्लूड है, चेंज इन स्टॉक भी इंक्लूड है। अब आपने माइनस का साइन लगाया। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दिया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से 400, 300 और 100। तो वो भी देखिए 400 पर 300 प्लस 100 कितना हो गया, 800 हो गया। तो यहाँ पे माइनस का माइनस 800। ठीक, अब माइनस आपको डेप्रिसिएशन दिया है क्वेश्चन में। ठीक, अब आपको सारी वैल्यूज गैस ऐसी दी है, फिर आप निकाल दोगे। देखिए NIT का देखिए इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे आपको दिया गया है। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स आपको 100 दिया है, सब्सिडी आपको दी गई है 10, तो दोनों का माइनस कर दिया। तो इसको आप जैसे ही पुटअप कर दोगे तो आपका 11,110 करोड़ आ जाएगा। अब गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 24 वापस आपसे के साथ डिस्कस करते हैं। ये हमें कह रहा है कि नेशनल इनकम निकालिए। अब गाइस ये आपको आइटम दिया है, अब हमें कुछ बताया नहीं कि कौन से मेथड से निकालना है, तो हम आपको बताएं कि पहले इस डाटा को एनालाइज कीजिए। देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस है, वेजेस एंड सर्विस है, नेट फैक्टर है, तो आपको समझ आना चाहिए कहीं ना कहीं हमें इनकम मेथड से निकालने की कोशिश करवा रहा है। ठीक, तो हम क्या कर देंगे, इनकम मेथड की फॉर्मुलेस की हेल्प से करेंगे। ठीक, तो गाइस अब हमें नेशनल इनकम निकालने को बोला है, आपको पता चल गया कि इनकम मेथड से निकालना है, तो सेम का सेम पूरा का पूरा फॉर्मुला यहाँ पे हमने अपने आप लिख दिया। अब गाइस यहाँ पे आप बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस आपको दिया गया है 200। ठीक, और आपको पता है ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आपका प्रॉफिट भी आता है, रेंट भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है, रॉयल्टी भी आती है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो रेंट और रॉयल्टी, ये रेंट और रॉयल्टी आपको 500 मतलब 50 रुपीज़ दिया हुआ है। देख सकते हैं 50 आपको रेंट और रॉयल्टी दिया है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब भी बड़ी वैल्यू दी होगी, जैसे हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस पहले से दिया हुआ है, तो मान के चलेंगे कि रेंट और रॉयल्टी का पैसा पहले से 200 में इंक्लूड है, पहले से उसमें है। तो हम क्या कर देंगे, इसकी जगह सिर्फ 200 रुपीज़ लिखा। ठीक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 700, मिस्ड इनकम नहीं दिया है तो 0, NFI क्या है -10 है, तो -10 का सॉल्व करोगे तो आपका 890 करोड़ आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हिंट में भी उस चीज़ को बताया है। सो गाइस अब हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन। मुझे पता है इसके ऊपर वाले जो 2 क्वेश्चन है वो आप इजीली कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमसे कह रहा है कि आप हमें फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक फैक्टर कॉस्ट निकालिए एक्सपेंडिचर मेथड से भी, इनकम मेथड से भी। ठीक है, तो गाइस देखिए एक्सपेंडिचर मेथड से हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए कह रहा है। तो गाइस अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, मैं नेशनल इनकम निकालने को नहीं बोल रहा है। ठीक, तो गाइस हमें पता है नेशनल इनकम निकालने को नहीं बोला है, तो हम पूरा फॉर्मुला नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इतना ही फॉर्मुला लिखेंगे। तो देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ नेट एक्सपोर्ट तक लिखा फॉर्मुला। हमें पता है कि इतने चीज़ को हम GDP-MP बोलते हैं, तो देखिए GDP-MP लिखा। आपस में आप कंपेयर करिए, GG सेम है, DP-DP सेम है। फैक्टर कॉस्ट और MP में NIT का रिलेशनशिप होता है, FC क्योंकि छोटा है इसलिए माइनस लग गया। ठीक, तो गाइस अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है गाइस, वैल्यूज पुट कर देना। देखिए पर्सनल में 700। ठीक, यहाँ पे गवर्नमेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाइस गवर्नमेंट में आपका 200 है। अब गाइस यहाँ पे आप देखना गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस दिया है। तो गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा एंटीक है, क्योंकि ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, तो ये एक्चुअली आता नहीं है एग्जाम्स में, लेकिन तब भी हमने सेफ साइड के लिए लिख दिया। ठीक है, सेफ साइड के लिए हमने लिख लिया कि इन केस आ गया तो आप फंस जाओगे, है ना। इससे अच्छा है कि आपको बता दिया जाए। तो गाइस ग्रॉस हमें जितने भी क्वेश्चन मिले उसमें क्या था, ग्रॉस फिक्स कैपिटल मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया होता था, लेकिन अभी हमें दिया गया है गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गाइस यहाँ पे आप देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर ये जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है कुछ कहीं भी पैसा खर्चा करना, तो बच्चों आप पैसा वहीं खर्चा करते हो जहाँ पे आपको जनरली कुछ चाहिए होती है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि गवर्नमेंट ने परचेज किया गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, पैसा खर्चा किया एक्सपेंडिचर में। तो अगर इसकी जगह भी गलती से अगर आपको आ गया कि गवर्नमेंट परचेज करके, तो तभी आप समझ सकते हो कि वो GFCE की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 200 रुपीज़ लिख दिया है। अब गाइस यहाँ पे आपको दिक्कत यहाँ पे आ सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। हमने इसमें आपको सिर्फ सिखाया कि चेंज इन स्टॉक आता है और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आता है। लेकिन गाइस कभी कभी बहुत टिपिकल टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम्स में आते नहीं है, लेकिन तभी कभी कभी हो क्या जाता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस तो गाइस ग्रॉस तो समझ आना, ये भी इसके अंदर आएगा। तो मतलब चेंज इन स्टॉक प्लस आप ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, तब भी आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में भी आपको दिया है, देखिए 60 रुपीज़ यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको ग्रॉस बिजनेस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 60 दिया है। ठीक, उसमें से आपको 60 दिया है रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट का। फिर देखिए आप 40 रुपीज़ दिया ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट का 40 दिया है। फिर 20 रुपीज़ आपका यहाँ पे दिया है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का 20 दिया है, मतलब चेंज इन स्टॉक का 20 दिया है। तो ये पूरा आप ऐड कर दोगे तभी आपका GTCF आ जाएगा। हमने इसमें नहीं बताया क्योंकि एग्जाम्स में जनरली ऐसा कभी आता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन सेफ साइड के लिए मैं ये वाला क्वेश्चन आप सभी के साथ करवा दिया कि इन केस आ गया तो कभी कंफ्यूज ना हो। अब आपको पता है नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, 40 माइनस 20 देखिए 40
-20 एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब यहाँ पे माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस NIT क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इनडायरेक्ट टैक्स दिया 20, सब्सिडी दिया 10, तो 20 माइनस 10 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। तो गाइस आप सॉल्व करोगे तो आपका ये निकल जाएगा। अब गाइस इनकम मेथड आप सभी को पता है, इनकम मेथड भी कैसे निकालना है। देखिए इनकम मेथड आपको क्या कहा है कि GDP फैक्टर कॉस्ट का आप इनकम मेथड से निकालो। ठीक, तो गाइस इनकम मेथड के लिए भी हम सेम करेंगे, क्योंकि अब हमें नेशनल इनकम बोला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से लेकर मिक्स्ड इनकम तक ही फॉर्मुला लिखेंगे, पूरा फॉर्मुला नहीं लिखेंगे। तो हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट से लेकर मिक्स्ड इनकम तक फॉर्मुला लिखेंगे। अब आपको पता है कि प्रॉफिट से लेकर मिक्स्ड इनकम को हम NDIFC बोलते हैं, NDIFC बोलते हैं। ठीक, अब आपको कंपेयर करना है नेट और इसमें डेप्रिसिएशन का रिलेशनशिप होता है, क्योंकि ग्रॉस बड़ा है तो प्लस आएगा। DI सेम है, फैक्टर कॉस्ट सेम है। तो गाइस आपका प्रॉफिट पूरा फॉर्मुला बनेगा, प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस डेप्रिसिएशन। तो आपका निकल जाएगा इजीली आंसर, बस वैल्यू को पुटअप कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ मैं चलता हूँ, आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने बहुत सारे गाइस क्वेश्चन पढ़ लिया, आप सभी के साथ सॉल्व कर लिया। आपको भी गाइस ये ई बुक चाहिए तो खरीद सकते हैं, नोट्स, क्वेश्चन आंसर, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ है आंसर के साथ है। पिछले साल के क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड इस ई बुक में बता दिया, एक तरीके का PDF है। ठीक, आप हम वेबसाइट से खरीद सकते हैं, किस तरीके से करना है ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप जान सकते हैं किस तरीके से आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो उसके आई बटन क्लिक कीजिए, और नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में भी जाके हमसे मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं PDF, हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। आपके पास स्टोर हो जाएगी, कहीं भी जाओ आप कहीं भी पढ़ सकते हो, आपके मोबाइल डिवाइस में स्टोर रहेगी, चाहे ट्रेन में हो, कहीं भी चाहो पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। ठीक, तो गाइस इसी के साथ मैं चलता हूँ, आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट सेक्शन में। बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स, थैंक यू।